जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 82 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 28 सितंबर 2022 को दूसरी पारी में जो पेपर हुआ था उस पेपर का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो जल्दी से क्लास को लाइक कीजिएगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक कीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है इस प्रकार से। अब इसके अंदर है वो आपको पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का। अब इसमें बोला गया भी कुछ पेंसिल है वो लालटेन है, कुछ जो पेंसिल है पी से पेंसिल हो गया भी, और वो क्या है एल से लालटेन बन जाएगा भी। ठीक है, एल से लालटेन है और सभी लालटेन है वो क्या है रबर है, तो आर से रबर बना दो भाई, आर से रबर हो जाएगा। और कुछ टॉफी पेंसिल है, कुछ जो टॉफी है टी से टॉफी बना दो, और वो क्या है आपकी कुछ टॉफी है वो क्या है पेंसिल है। अब निष्कर्ष यहाँ पे क्या है भी, कुछ टॉफी लालटेन है, कुछ जो टॉफी है वो लालटेन वाले को काट रही है, क्या नहीं काट रही है, तो ये निष्कर्ष गलत हो गया। सेकंड देखो भी, कुछ रबर है वो टॉफी है, तो रबर वाला है वो टॉफी वाले को काट रहा है क्या, तो रबर वाला टॉफी वाले को नहीं काट रहा, तो ये भी गलत हो गया। और सभी पेंसिल रबर है, तो सारी की सारी जो पेंसिल है वो रबर में आ रही है क्या, नहीं, कुछ पेंसिल रबर है, सभी पेंसिल रबर नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे कोई भी निष्कर्ष है वो पालन नहीं कर रहा है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 2 नंबर क्वेश्चन। अब 2 नंबर क्वेश्चन में बोला गया भी फोकस दूरी f वाला एक अवतल दर्पण ध्रुव से u दूरी पर रखी गई वस्तु का ध्रुव से v दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है, तो इस प्रकार दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आप पहले तो दर्पण फॉर्मूला लगा दो। 1/f बराबर क्या होता है, 1/f बराबर होता है 1/v प्लस में 1/u होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 1/f बराबर में इसका एल्शियम ले लो भी, इसका एल्शियम लोगे तो यहाँ पे vu या फिर uv इसका एल्शियम आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा u, v से v कट गया और u से u कट गया तो यहाँ पे आ गया v। अब आपके पास में ये क्या है, ये आपके पास में 1/f है। आपको क्या चाहिए, फोकस दूरी यानी f चाहिए, तो f बराबर क्या हो जाएगा, इसको पलट दो, पलटोगे तो आगे वाली संख्या भी पलटी जाएगी, तो ये हो जाएगा vu अपॉन में आपके पास में हो जाएगा u प्लस में v। तो ये आपका फोकस दूरी हो जाएगी, जो कि आपका एक नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, uv या फिर vu अपॉन में u प्लस v। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे एक द्विघात समीकरण दे रखी है और के मूल समान है, तो आपको अल्फा का मान बताना है। मूल समान है तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा बी स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर में 0 होना चाहिए, तभी मूल समान होंगे। अब b का मान कितना है, 4 है, और 4 की स्क्वायर तो ये हो जाएगा माइनस का 4 और माइनस का 4 के स्क्वायर है, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। और उसके बाद में माइनस और ये हो जाएगा 4 ए का मान कितना है, यहाँ पे अल्फा है भी, ए का मान कितना है अल्फा है, इसके अंदर दिखा रखा है अल्फा है। और प्लस में यहाँ पे प्लस में क्या, सी का मान कितना है 1 है, तो इंटू 1 और बराबर में 0 होना चाहिए। अब ये कितना हो जाएगा 16 और माइनस में 4 अल्फा बराबर में 0। अब ये माइनस का 4 अल्फा बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये प्लस का 4 अल्फा हो जाएगा, तो 16 बराबर में क्या हो जाएगा भाई 4 अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा 16 अपॉन में 4, यानी 4 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भाई, 4 है वो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला गया भी कौन सी रक्त कणिकाएं रक्त के थक्के जमने और रक्त स्त्राव को रोकने में सहायक होती है, तो वो प्लेटलेट्स होती है भाई। प्लेटलेट्स है वो आपको रक्त का थक्का जमाने और रक्त स्त्राव को रोकने में सहायक होती है। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसमें आपके श्वेत रक्त कणिकाएं हैं जो WBC है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है, और यहाँ पे RBC है रेड ब्लड सेल्स, जो RBC है ये है वो आपका इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन का वहन करता है भी, जो कि क्या करता है ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। हीमोग्लोबिन है
वो हीमोग्लोबिन का एक अणु है वो ऑक्सीजन के 4 अणुओं को पकड़े रखता है। इट्स ओके। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ भी आरबीसी, ये भी रेशियो पूछा जाता है, आरबीसी रेशियो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है भी, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 5 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर वेंकटेश्वर जिन्हें वेंकटचलपति श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू भगवान का एक रूप है, तो वो विष्णु का एक रूप है भी। यानी वेंकटेश्वर जिन्हें वेंकटचलपति श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, तो हिंदू भगवान विष्णु का एक रूप है। तो यहाँ पे आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा अभी। आगे देखो 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 6 नंबर क्वेश्चन में 7 बॉक्स दे रखे हैं आपको, ए बी सी डी ई एफ और जी, एक के ऊपर एक करके रखे गए हैं, लेकिन इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। सी के ऊपर केवल 2 बॉक्स है, तो 1 और 2, इसके नीचे सी आ गया अभी, और डी और एफ के बीच में केवल ई को रखा गया है, तो डी और एफ के बीच में ओनली फॉर क्या है आपका ई है। जी को एफ के ठीक नीचे रखा गया है, तो जी को एफ के ठीक नीचे रखा गया है, तो जी यहाँ पे आ जाएगा। बी को ए के ठीक ऊपर रखा गया है, बी है उसको ए के ठीक नीचे रखा गया है, तो बी को ए के ठीक नीचे रखा गया है, तो बी को ए के ठीक नीचे रखा गया है, तो ए ऊपर आएगा भी यहाँ पे। केवल सी को बी और डी के बीच में रखा गया है, केवल ये जो सी है ना, इसको बी और डी के बीच में रखा गया है, तो बी आपका यहाँ पे आ जाएगा फिर, और ए यहाँ पे आ जाएगा, और डी है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो सी को बी और डी के बीच में रखा गया है, उसके बाद में ई आ जाएगा, उसके बाद में एफ आ जाएगा, और उसके बाद में जी आ जाएगा। अब बताना है बी और एफ के बीच में कुल कितने बॉक्स है, तो बी कहाँ पे है, ये रहा, और आपका एफ कहाँ पे है, ये रहा, तो इसके बीच में 3 बॉक्स है, तो आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन। तीव्र ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम करने के लिए हमें इनमें से किस प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए, तो कोयले और पेट्रोल का उपयोग है वो विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तीव्र ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम के लिए तो इसमें से निकलने वाली जो आपकी विषैली गैसें हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है। तो अगर आप कोयले और पेट्रोल पे रोकथाम लगा दोगे कुछ हद तक, तो आपकी जो ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम है वो बंद हो जाएगी भी। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग है वो कुछ हद तक बंद हो जाएगा। अब इसमें आपको बताना है समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए आंकड़ों का, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या कर दो, तो प्रेक्षणों का योग कितना है यहाँ पे योग कर लो, तो 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 और 2 15, 15 और 5 20 और 5 25, 25 और 6 31, 31 और 3 34, 34 और 9 40, 40 और 9 47, 4, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और 4 14, तो यहाँ पे 147 आ गया इसका योग। अब है कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है, तो 10 का भाग लगा दो भी इसके नीचे। अब 10 का भाग लगाओगे तो यहाँ पे समांतर माध्य है वो आपका 14.7 आ रहा है अभी, 14.7 आ रहा है, तो जोड़ने में कहीं पे गलती कर दी क्या, दोबारा से देखो, 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 और 2 15, 15 और 5 20, 5 25, 25 और 6 31, 31 और 3 34, 31 और 3 34 होते हैं भी, ठीक है ना, 31 और 3 34, 34 और 9 43, 43 और 7 50 होते हैं, 43 और 7 है 50 होते हैं, तो यहाँ पे 50 5 और 15 और 10 और 5 से 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 150। अब 0 से 0 कट गया, तो आपका यहाँ पे समांतर माध्य है वो 15 आ जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो TPN, TPN को क्या लिख रहा है, ये XTR लिख रहा है, XTR। अब इसके अंदर है वो 4 बढ़ा दिया, 16 और 4 20 और 14 और 4 18, तो यहाँ पे प्रत्येक के अंदर क्या कर रहा है, 4 4 बढ़ा रहा है, तो इसके अंदर भी 4 बढ़ा दो, Z है और उसके बाद में M है और उसके बाद में C है, तो 4 बढ़ाओगे तो ये D आ जाएगा आपका, और 13 और 4 17 होता है, और 3 और 4 7 होता है, तो यहाँ पे G आ जाएगा, तो आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। संविधान के अनुच्छेद 243C के तहत पंचायत की संरचना से संबंधित निर्णय कौन करता है, तो वो राज्य विधानमंडल करता है भी। कौन करता है, राज्य विधानमंडल करता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा।
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 11 नंबर क्वेश्चन। अब 11 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया भी निम्न अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला के आधार पर यहाँ पे ऐसे कितने प्रतीक है, ऐसे कितने प्रतीक है जिसके ठीक पहले एक अक्षर है, तो ए से अक्षर बन जाएगा, पी से प्रतीक बन जाएगा, और ठीक बाद में क्या संख्या है, तो यहाँ पे अक्षर प्रतीक और संख्या होने चाहिए। अक्षर प्रतीक और संख्या, तो एक ग्रुप आपका ये बन गया। उसके बाद में अक्षर प्रतीक और संख्या, अक्षर प्रतीक संख्या, अक्षर प्रतीक संख्या, अक्षर प्रतीक संख्या, एक ग्रुप आपका ये बन गया। और उसके बाद में अक्षर प्रतीक और संख्या, एक ग्रुप ये बन गया। तो ऐसे तीन ही ग्रुप बनेंगे। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 12 नंबर क्वेश्चन। मुद्रा का पूर्ण रूप क्या है? तो मुद्रा का पूर्ण रूप होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा का पूरा नाम होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 13 नंबर क्वेश्चन, और 13 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है करंट अफेयर का है। नेक्स्ट देखो भी 14 नंबर क्वेश्चन है। 6 दोस्त है गोलाकार मेज के प्रीत मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, और एक दूसरे के बगल में बैठे 2 व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है। तो यहाँ पे एक गोलाकार मेज है अभी, और उस पर 6 दोस्त है, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसने बोला भी गौरव है वो यशस्वी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यशस्वी को मैं यहाँ पे बिठा देता हूँ बाईं, और दूसरे स्थान पर गौरव यहाँ पे आ जाएगा भी। और सन्ना है वो आलिया के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। दानिश है वो आलिया के बाईं और ठीक बगल में बैठा है। एक बार इसको होल्ड पे रखो भी। वर्णित है वो यशस्वी के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। अब यशस्वी के बाईं और तीसरे स्थान पर वर्णित बैठा, तो यहाँ पे वर्णित आ जाएगा, क्योंकि बायां है वो यशस्वी का ये होगा, तो तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा और तीसरा वर्णित हो जाएगा। उसके बाद में गौरव वर्णित के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, और गौरव है वो वर्णित के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एकदम ठीक, कोई बात नहीं है, बढ़िया है, बैठा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो भी गौरव, ये देखो गौरव यशस्वी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, सन्ना आलिया के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठी है, और दानिश है वो आलिया के बाईं और ठीक बगल में बैठा है। अब यहाँ पे इसको बैठाओ, सन्ना और आलिया को बैठाओ। अब सन्ना है ना वो आलिया के बाईं और तीसरे स्थान पे बैठी है, तो यहाँ पे मैं आलिया को सन्ना है वो आलिया को मैं यहाँ पे बिठा देता हूँ, पहला, दूसरा और तीसरा। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपकी आ जाएगी आलिया को बिठा दे, यहाँ पे सन्ना आ जाएगी। सन्ना आलिया के बाईं और तीसरे स्थान पर है, तो सन्ना यहाँ पे आ जाएगी। अब इसने बोला है दानिश है वो आलिया के बाईं और ठीक बगल में बैठा है, आलिया के बाईं और ठीक बगल में बैठा है, तो यहाँ पे तो ये सेट नहीं होगा अभी। अब इसके बाद में इसको यहाँ पे बिठा दो, यहाँ पे आपको आलिया को बिठा दो, पहला, दूसरा और तीसरा, यहाँ पे आपकी सन्ना आ जाएगी। और उसमें बोला दानिश है वो आलिया के बाईं और ठीक बगल में है, तो दानिश है वो यहाँ पे आ जाएगा भी, आलिया के बाईं और ठीक बगल में हो जाएगा। अब सन्ना के बाईं और ठीक बगल में कौन है, तो सन्ना ये रही, और उसके बाईं और ठीक बगल में गौरव हो जाएगा, जो कि आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 15 नंबर क्वेश्चन। अब 15 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया भी तेजा और उसकी माँ की वर्तमान आयु का अनुपात है वो 7:11 दे रखा है। उनकी आयु का अंतर 20 है, हमारे अनुसार उसकी आयु का अंतर कितना है अभी, 4 है, 4 बराबर 20, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 का मान 5 आ गया। तो 3 वर्ष बाद तेजा की आयु कितनी है, तो तेजा का वर्तमान आयु कितनी है अभी, तो तेजा की वर्तमान आयु है वो 1 का मान 7 है, तो 7 5 35, और 3 वर्ष बाद पूछा है, तो 3 वर्ष बाद तो 3 इसमें ऐड और कर दो, तो 35 और 3 38, तो यहाँ पे 38 साल हो जाएगी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 16 नंबर क्वेश्चन। अब 16 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया भी ब्रांड क्यू और ब्रांड आर खरीदे गए ट्राउजरों की कुल संख्या में से 1/3 ट्राउजर स्लिम फिट थे। अब इसके अंदर है वो ट्राउजरों की कुल संख्या कितनी है, ट्राउजरों की कुल संख्या है वो 120 है। अब यहाँ पे पूरा सर्कल, ये एक पूरा सर्कल है वो 100 डिग्री का होता है भी, 100% होता है, 100% बराबर 120, तो यहाँ पे 1% का मान कितना आ गया, 1% का मान है वो 1.2 आ गया, 1.2 आ गया। अब इसने बोला है भी क्यू और आर में खरीदे गए ट्राउजरों की कुल संख्या, क्यू कहाँ पे है, ये रहा क्यू 35 खरीदे गए हैं, और आर यहाँ पे है ये रहा 20, तो टोटल कितने खरीदे गए हैं, तो टोटल है वो 75 खरीदे गए हैं अभी, टोटल है वो 55 खरीदे गए हैं पी और आर और क्यू में, आर प्लस में क्यू में टोटल है वो कितने ट्राउजर खरीदे गए, तो 20 और 35 55, तो यहाँ पे टोटल 55% खरीदे गए। अब इसने बोला है यहाँ पे देखो
अब ट्राउजरों की कुल संख्या के 1/3 ट्राउजर है वो स्लिम फिट थे, तो यहाँ पे टोटल तो 55% थे। अब यहाँ पे संख्या और काउंट कर लो, 1% का मान 1.2 है, तो 55% का मान कितना हो जाएगा 55 इंटू 1.2, 12 5 60, 6 12 5 60 और 6 66। तो यहाँ पे ट्राउजरों की कुल संख्या कितनी है, टोटल ट्राउजर कितने हैं, तो 66 है। अब इसमें से 1/3, 66 का 1/3 देख लो भी कितना होता है, तो 22 होता है। 66 का 1/3 है वो 22 होता है, तो 22 जो आपके ट्राउजर थे वो क्या थे भी, स्लिम फिट थे। अब ब्रांड क्यू और आर में, क्यू और आर के खरीदे गए स्लिम फिट ट्राउजरों की कुल संख्या कितनी है, तो स्लिम फिट ट्राउजरों की संख्या कितनी है, 22, यानी 1/3 जो ट्राउजर थे वो स्लिम फिट थे, और यही पूछा है भी स्लिम फिट ट्राउजरों की संख्या कितनी है, तो 22 हो जाएगी। तो यहाँ पे 22 आपका राइट आंसर होगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला गया भी x + y = 5 है, एक्स वाई का मान है वो आपके पास में 4 है, तो x की क्यूब प्लस y की क्यूब का मान आपको ज्ञात करना है। तो मैं ये आपको दे रखा है। अब इसमें क्या है, दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन कर देता हूं मैं, तो ये मेरे पास में किस प्रकार से ओपन होगा, तो ये हो जाएगा x + y का घन करने पर, तो ये मेरे पास में हो जाएगा x का क्यूब प्लस में y का क्यूब और प्लस में 3xy, और यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा x प्लस में y। चीज़ें समझ पाए। और उसके बाद में बराबर में यहाँ पे 5 का क्यूब यानी 125। अब यहाँ पे देखो भी x की क्यूब और y की क्यूब तो आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ पे एक्स वाई का मान कितना दे रखा है, तो x की क्यूब प्लस में y की क्यूब ये तो आपको ज्ञात करना है, प्लस में 3, और यहाँ पे एक्स वाई का मान 4 दे रखा है, 4 रख दो, और x + y का मान कितना दे रखा है, तो ये देखो भी x + y का मान 5 दे रखा है, तो यहाँ पे 5 रख दो, और बराबर में 125। तो ये कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 और 12 5 60, तो ये आपके पास में 60 हो जाएगा। तो x की क्यूब प्लस में y की क्यूब और प्लस में 60 है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा भी, तो ये हो जाएगा बराबर 125 माइनस में 60, तो ये आपके पास में बचेगा 65। कितना बचेगा 65, तो x की क्यूब प्लस y की क्यूब बराबर 65 हो जाएगा, जो कि 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी अगला क्वेश्चन है आपके सामने 18 नंबर क्वेश्चन, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है भी। आगे चलता हूँ 19 नंबर क्वेश्चन देखो भी। 19 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक मूल 5 दे रखा है, तो अन्य मूल आपको ज्ञात करना है। तो इसके अंदर है वो यहाँ पे मान रख दो a की जगह या x की जगह मान रख दो, तो a का मान आपके पास में आ जाएगा भी, और ये समीकरण बन जाएगी। तो x की जगह है वो आप 5 रख दीजिएगा, तो x की स्क्वायर है तो 5 की स्क्वायर यानी 25, और माइनस में a + a-1, और यहाँ पे आ जाएगा 5 और प्लस में 10, बराबर में आपके पास में क्या है 0 है। अब यहाँ पे 25 और ये माइनस अंदर गुना होगा, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, या फिर इसको पहले गुना कर लो भी, आप पहले गुना करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 5a माइनस में 5 और प्लस में 10 बराबर में 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस का 5a और प्लस का 5 और प्लस का 10 बराबर में आपके पास में 0। अब इन सभी को जोड़ लो, 25 और 5 30 और 40, 40 बराबर में ये 5 यहाँ पे क्या है माइनस का, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा भी 8। a का मान आपके पास में कितना आ गया 8 आ गया, तो ये एक द्विघात समीकरण बना लो। द्विघात समीकरण बनाओगे तो यहाँ पे a की जगह 8 रखोगे तो ये 8 हो जाएगा, और 8 में से 1 जाएगा तो आपके पास में कितना बचेगा भाई 7 बचेगा। ठीक है 7 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा अभी 7, और यहाँ पे माइनस का 7x हो जाएगा भी, यानी x की स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का आपके पास में आ जाएगा 10, प्लस का आपके पास में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब ऐसी संख्या देखो भी, तो ये हो जाएगा x की स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का 2x और प्लस का 10। अब यहाँ पे कॉमन आ गया x, यहाँ पे बच गया x माइनस 5, यहाँ पे क्या बच गया अभी x माइनस में 5, और यहाँ पे कॉमन आ गया आपका माइनस का 2, x माइनस प्लस माइनस, और 5 2 10, 5 आ जाएगा। तो x बराबर 1 तो आ गया, 2 आपके पास में, और 1 आ गया x बराबर 5।
तो यहाँ पे अन्य मूल ज्ञात करना है, तो एक तो 5 था ही आपके पास में और एक आपका 2 हो जाएगा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 20 नंबर क्वेश्चन। अब 20 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया भी सभी अंगूर है वो नींबू है, सारे के सारे ए से अंगूर है वो किस में आ जाएंगे, एन से नींबू में आ जाएंगे भी, ठीक है। और कुछ खजूर है वो क्या है, पपीते हैं, तो कुछ खजूर है वो के एच से खजूर बना देता हूँ भी, ठीक है। कुछ खजूर है वो क्या है, पी से पपीता हो गया, और कुछ अंगूर है वो चेरी है, कुछ जो आपके अंगूर है वो क्या है, सी एच से चेरी बना दिया भी, चेरी हो गया। अब इसमें निष्कर्ष देखो क्या बोल रहा है, निष्कर्ष कह रहा है भी कुछ नींबू खजूर है, कुछ जो आपका नींबू है वो खजूर है क्या, के एच से खजूर वाले को काट रहा है क्या, नहीं काट रहा। कुछ अंगूर पपीता है क्या, कुछ जो अंगूर है ए से अंगूर वो पपीते वाले को काट रहा है क्या, तो पी से पपीते वाले को नहीं काट रहा, तो ये भी कैंसिल हो गया। और उसके बाद में कुछ नींबू चेरी है क्या, कुछ जो एन यानी नींबू वाले को चेरी वाला काट रहा है भी, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर, जो निष्कर्ष है वो सही है भी, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 21 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर का है। नेक्स्ट देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन। अब 22 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बोला गया भी शहर सी शहर डी के पश्चिम में है, शहर सी है वो डी के पश्चिम में है, तो ये लो डी के पश्चिम में आ गया। और शहर ई है वो शहर सी और शहर डी को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के दक्षिण में है। अब इनको मिलाने वाली रेखा है ये, और इसका मध्य बिंदु है ये, और इसके दक्षिण में कौन हो जाएगा, तो आपका ई हो जाएगा। उसके बाद में इसने बोला भी शहर एफ और शहर सी के दक्षिण पश्चिम में इस प्रकार स्थित है, यानी शहर एफ है वो शहर सी के दक्षिण पश्चिम में है, तो सी का दक्षिण पश्चिम कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एफ। और उसके बाद में कि एफ और एफ एक ही सीधी रेखा में है, तो एफ और ई है वो क्या है, एक ही सीधी रेखा में है, तो एफ के सापेक्ष ई किस दिशा में है, तो एफ के सापेक्ष पूछा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ई पूर्व दिशा में है, तो आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 23 नंबर क्वेश्चन में 6 दोस्त है, एक गोलाकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, और एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे व्यक्तियों के बीच में समान दूरी है, तो यहाँ पे अपन इस प्रकार से सीट बना लेते हैं भी, ये 4 सीट और 5 और 6। अब उसके बाद में वसीम है वो मुस्कान के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ये आपका मुस्कान आ गई, और मुस्कान के दाईं और दूसरे स्थान पे वी से वसीम हो गया। एकता रोहित के बाईं और ठीक बगल में बैठी है, और अनुश्री है वो वसीम के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठी है, तो वसीम का बायां कौन सा होगा, ये नीचे वाला, पहला दूसरा और तीसरा, यहाँ पे कौन है, अनुश्री बैठी है। और उसके बाद में सुरेश है वो एकता के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। अब एकता को बिठाना है आपको, तो एकता रोहित के बाईं और ठीक बगल में बैठी है, तो रोहित यहाँ पे आ जाएगा, और रोहित के बाईं और ठीक बगल में आपकी एकता यहाँ पे आ जाएगी, डबल ए से एकता बना दो भी, ठीक है, या फिर ई से एकता बना दो, ई से एकता बना दो। उसके बाद में इसने सुरेश एकता के बाईं और दूसरे स्थान पे बैठा, तो एकता ये रही, और इसके बाईं और ये होगा पहला और दूसरा, यहाँ पे आपका कौन बैठा है, सुरेश बैठा है, तो सुरेश यहाँ पे आ गया। अब वसीम के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है, तो वसीम ये रहा भी, और वसीम का दायां ये ऊपर वाला होगा, कौन बैठा है, एकता बैठी है, तो यहाँ पे आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 24 नंबर क्वेश्चन में आपको P बटा Q का मान ज्ञात करना है, और जितने के ऊपर बार है यानी 25 है, और 2 5 के ऊपर बार है, 2 संख्या के ऊपर उतने ही नीचे क्या लगा दो, 9 लगा दो, तो 25 बटा 99 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 25 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर का है। नेक्स्ट देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन। अब 26 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष है वो सत्य है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 3 नंबर, पहले तो 1 नंबर देख लो भी, G से Y बड़ा है क्या, तो G ये रहा, G से L बड़ा है, और L से T बड़ा है, और Y से भी T बड़ा है, तो ये भी ये अपन नहीं बता सकते भी। और L से Y बड़ा है क्या, तो L से T बड़ा है, और T है वो Y से बड़ा है, तो ये भी नहीं बता सकते। अब बताओ भी P से Y बड़ा है क्या, बड़ा या फिर बराबर, तो यहाँ पे ये रहा P से V है वो बड़ा या फिर बराबर हो सकता है, और V और Y दोनों बराबर हैं, तो ये अपन बोल सकते हैं B Y है ये P से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसे बाद में उन्होंने किसको सौंप दिया था, तो मदन मोहन मालवीय को सौंप दिया था भी।
एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जिसे बाद में मदन मोहन मालवीय को सौंप दिया था। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा भी, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक कीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले, उन्हें भी पता लगे भी रेलवे ग्रुप डी में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट देखो भी अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष आधार पर कौन सा निष्कर्ष सत्य है। तो Q है वो M से बड़ा है क्या, Q से M बड़ा है क्या, तो Q ये रहा भी, Q से P बड़ा है, P और O दोनों बराबर है, और N से O बड़ा है तो ये अपन नहीं बता सकते भी। ठीक है, उसके बाद में देखो भी R से O बड़ा है क्या, R से O बड़ा है क्या, तो R ये रहा भी, और यहाँ पे आपका R से O बड़ा है क्या, तो R से Q बड़ा है और Q से P बड़ा है और P और O दोनों बराबर है, तो अपन बोल सकते हैं भी R से O बड़ा है, R से O बड़ा है। तो यहाँ पे निष्कर्ष दूसरा है वो सही है, दूसरा निष्कर्ष सही है, तो यहाँ पे केवल निष्कर्ष सेकंड सत्य है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। राजनीतिक व्यवस्था का कौन सी विधि अलग अलग राज्यों या अन्य राज्य व्यवस्थाओं को एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट करती है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है, तो वो है संघवाद। क्या भी संघवाद है, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 30 नंबर क्वेश्चन। अब 30 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे समांतर परिपथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो समांतर परिपथ का निवल प्रतिरोध जो नेट रेसिस्टेंस है वो अलग अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा कम होता है। अब समांतर परिपथ में क्या होता है, समांतर क्रम बोलते हैं ना, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, हमारी जो घर की लाइटें हैं वो समांतर क्रम में जुड़ी होती है, तो उसका जो नेट प्रतिरोध निकालते हैं, निवल प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, वो अगर आप सभी का काउंट करोगे, जैसे मैंने मान लिया भी एक ये 5 ओम का बल्ब है और एक 10 ओम का आपके पास में हीटर है और एक आपके पास में 15 ओम की एसी है, इस प्रकार से ये 3 उपकरण है वो आपके समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इसका तुल्य प्रतिरोध आप निकालो। तो ये बोल रहा है भी समांतर परिपथ का जो निवल प्रतिरोध या फिर तुल्य प्रतिरोध है वो अलग अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा कम होता है। अब अलग अलग प्रतिरोध का यानी 5 से भी अगर आप इसका तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, तो वो 5 से भी कम आएगा। निकाल के देख लो समांतर क्रम में 1/5 समांतर क्रम में इस प्रकार से जुड़ेगा, 1/5 और 1/10 और यहाँ पे 1/15, तो इसका एलसीएम है वो आपके पास में 30 आएगा और ये हो जाएगा 5 तिया 5 छिके 30 और 10 तिया 30 और 15 दुए 30, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा अभी 6 + 3, 6 और 3 9, 9 और 2 11, तो यहाँ पे 1/r आपके पास में कितना आ गया, तो ये आ गया 11/30। अब आपको r चाहिए, r बराबर क्या हो जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा 30/11। अब इसको 11 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 11 2 22 और उसके बाद में बच गया 8 88 80 और 11 7 77, तो यहाँ पे 2.7 आया है। इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आया, अभी 2.7 आया है। तो जो आपका सबसे कम प्रतिरोध का उपकरण है उससे भी कम प्रतिरोध आएगा, देखो भी सबसे कम आपका उपकरण क्या था, 5 ओम का था और यहाँ पे कितना आया है तुल्य प्रतिरोध 2.7 आया है। तो यही इसने बोला है भी समांतर परिपथ का जो निवल प्रतिरोध होता है वो अलग अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा क्या होता है, कम होता है। ये बात बिल्कुल सही बात है। और श्रेणी क्रम में क्या होता है, प्रतिरोध हमेशा ज्यादा होता है श्रेणी क्रम में, क्योंकि डायरेक्ट जुड़ता है। अगर यही श्रेणी क्रम में होता तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होता, 5 और 10 15, 15 और 15 30, तो यहाँ पे इसका तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में 30 होता है और समांतर क्रम में 2.7 है। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 31 नंबर क्वेश्चन। अब 31 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे LIST को क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है NKU और V। अब यहाँ पे देखो भी कौन सा इसमें नियम लागू कर रहा है ये, तो N में L है, L में 2 जोड़ दिया, I में 2 जोड़ दिया और 19 में 2 जोड़ेगा और 20 में 2 जोड़ दिया, यानी प्रत्येक के अंदर 2 2 जोड़ रहा है भी।
तो PLANT प्लांट को क्या लिखेगा, तो यहाँ पे P में 2 जोड़ेगा तो 16 और 2 18 और 12 और 2 14, 1 और 2 3 और 14 और 3 14 और 2 कितने होते हैं 16 और 20 और 2 22। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 32 नंबर क्वेश्चन। अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना है आपको क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो भी कितने का यहाँ पे अंतर चल रहा है, तो इसमें अंतर चल रहा है 24 का, और यहाँ पे अंतर कितने का चल रहा है अभी, तो यहाँ पे आपका अंतर चल रहा है 34 का। यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, और 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, और उसके बाद में यहाँ पे आपका अंतर चल रहा है 60 का। यहाँ पे अंतर आपका 60 का नहीं सॉरी 40 का अंतर चल रहा है। कितने का, 40 का अंतर चल रहा है। और यहाँ पे 6 ठीक है, और यहाँ पे कितने का अंतर चल रहा है अभी, यहाँ पे आपके पास में अंतर चल रहा है ये 14 में से 6 जाएगा तो आपके पास में बच जाएगा 8, और उसके बाद में यहाँ पे बच गया 15 सॉरी 16 में से 12 जाएगा तो ये 48 हो जाएगा। अब देखो भी इसके बीच में कितने का अंतर है, अंतर का अंतर निकाल लो 8 का। यहाँ पे भी कितना है, यहाँ पे कितने का अंतर है अभी, अब ये 8 का अंतर थोड़ी ना है, यहाँ पे ये आपके पास में 10 का अंतर है अभी। यहाँ पे कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। यहाँ पे कितने का अंतर है अभी, ये इसमें 34 का था, अब इसमें कितने का अंतर है, तो ये आपके पास में 6 का अंतर है। और यहाँ पे कितने का अंतर है, तो यहाँ पे 8 का अंतर आ गया अभी, ये तो अंतर सही नहीं हुआ। अब इसका दोबारा से अंतर निकालो, अभी दोबारा से अंतर निकालो, अंतर निकालने से होगा ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे इसका अंतर आ गया आपके पास में 24, ठीक है, और इसका अंतर आ गया आपके पास में 2 32, और इसका अंतर निकालोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 40, और यहाँ पे 48। अब देखो भी अंतर का अंतर निकालोगे तो ये आपके पास में आ गया 8 का अंतर, 32 और 8 40, 40 और 8 है 48, और 48 और 8, अब 8 का अंतर होगा तो 8 और 8 16, 8 और 8 है 16 और 56, तो 174 के अंदर है वो 56 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 0, 7 और 5 12 और 1 13, और ये हो जाएगा 230। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। तो अंतर का अंतर है वो सेम चल रहा है, भी 8 का अंतर चल रहा है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 33 नंबर क्वेश्चन। अब 33 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया भी उस मिशन का नाम क्या है जिसमें उच्च स्तरीय कार्यशालाओं और प्रशिक्षण तथा कौशल इंटर्नशिप के माध्यम से चुनिंदा क्षेत्रों, विषयों, कार्य क्षेत्रों में समर्पित अनुसंधान कौशल विकसित करके संभावित स्नातकोत्तर PhD स्तर के छात्रों को सक्षम और तैयार करके देश के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। तो वो आपका मिशन है, अभ्यास मिशन है भी, 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी 34 नंबर क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, सभी को पता है भी 7 होता है। 7 से कम होगा वो अम्लीय हो जाएगा, और 7 से ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। आगे देखो भी ओम के नियम को गणितीय रूप में किस प्रकार निरूपित किया जाता है, यहाँ V विभवांतर हो जाएगा, I चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा, और R प्रतिरोध हो जाएगा। अब देखो भी यहाँ पे आपके ओम भाई साहब ने बताया था भी V समानुपाती I, V समानुपाती I होता है। अब समानुपाती का निशान हटाओगे तो कोई स्थिरांक R आ जाएगा, तो V बराबर क्या हो जाएगा, फिर IR हो जाएगा। V बराबर क्या हो जाएगा भाई, IR हो जाएगा। और यहाँ पे ये तो V ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया। अब I ज्ञात करना है तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन में R हो जाएगा। और अगर आपको R ज्ञात करना है तो R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन में I हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले होते हैं भी ओम से अपने को सीखने को मिला है ये। तो यहाँ पे I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन में R, जो कि अपन अभी बनाया है, ये रहा I बराबर, ठीक है। और ये भी फॉर्मूला V का ज्ञात करने का है और ये R ज्ञात करने का है। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 36 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको 15, और गुणा को क्या लिख रहा है अभी, ये गुणा को माइनस लिखेगा 6, और भाग को क्या लिखेगा, तो भाग को यहाँ पे गुणा 12, और प्लस को क्या लिखेगा, भाग 4, और माइनस को क्या लिखेगा, तो माइनस को प्लस 5, बराबर क्या आएगा ये बताना। 4 एकम 4, 4 3 12, 6 3 18, माइनस का 18 और प्लस का 15 और प्लस का 5, तो ये 20 में से 18 जाएगा, तो ये आपके पास में बचेगा 2। तो आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 37 नंबर क्वेश्चन। आप प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना है आपको क्या आएगा। तो इसमें पहले तो अंतर निकाल लो भी। यहाँ पे अंतर कितने का चल रहा है, तो 3 का अंतर चल रहा है। यहाँ पे अंतर कितने का आ जाएगा, 7 का अंतर आ जाएगा, 7 और 4 11। और उसके बाद में यहाँ पे अंतर है वो आपका 15 का आ जाएगा। और उसके बाद में इसमें अंतर है वो आपका कितने आएगा,
कितने का आएगा अभी 31 का आएगा शायद 31 का, और यहाँ पे 31 दुए 62 और एक 63 का अंतर आएगा यहाँ पे। और देखो अभी अब तीन है ना, ये 3 है, अब 3 है तो इसको 3 को 2 से गुणा कर दो अभी 3 को, ये देखो इसमें इस प्रकार से नियम लागू हो रहा है भी। यहाँ पे जो आगे वाला जो अंतर आ रहा है ना, जैसे इसने लिखा है अभी 3 है, पहले अंतर आया 3, फिर आया 7, फिर आया 15 का, फिर आया 31 का, और फिर आया 63 का। अब आगे वाला जो अंतर आ रहा है, पहले क्या है संख्या यहाँ पे 1 है ना, ये रही 1, अब 1 को मैं क्या करूँ 2 से गुणा कर दूं और प्लस कर दूं 1, तो आगे वाली ये संख्या आ जाएगी, ठीक है। और 2 एकम 2 और 1 3, और उसके बाद में अंतर को फिर क्या करो आप 2 से गुणा करो और प्लस कर दो 1, तो 2 3 6 और 1 7, फिर 7 2 14 और 1 15, और फिर 15 2 30 और 31, और इसी प्रकार से 31 2 62 प्लस में 1 63, और 63 दुए कितने हो जाएंगे तो 6, और 6 2 12 126, और प्लस में 1 करना है तो यहाँ पे 127, तो यहाँ पे 120 में 127 ऐड कर दो तो ये आपके पास में आ जाएगा 247। कितना आ जाएगा भाई 247 आ जाएगा, जो कि 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 38 नंबर क्वेश्चन। अब 38 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया भी स्टोर ए और स्टोर बी में मौजूद स्वेट शर्तों की संख्या में से क्रमशः 20% और 40% बेची गई है, तो स्टोर ए और स्टोर बी द्वारा बेची गई स्वेट शर्टों की कुल संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो ए के पास में 50 शर्ट है, और यहाँ पे आपका जो बी है इसके पास में कितनी है 250 है। अब इसके अंदर ए है वो क्या है 20% बेचता है, तो इसका 20% निकाल लो भी, तो 20% निकालोगे तो ये तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 2 10 यानी 20% निकाला 50 का तो 10% हो गया। और ये 40% बेचता है, इसका 250 का 40% बेचेगा, तो ये इसका 40% निकालो 25 चौका 100, तो यहाँ पे कितना बेच रहा है 100 बेच रहा है। तो स्टोर ए और स्टोर बी में बेची गई, तो यहाँ पे ए के अंदर 10 बेची गई है और बी के अंदर है वो 100 बेची गई है, तो 110 टोटल कितनी बेची गई तो 110 बेची गई है, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा नियम या सिद्धांत एक ही समय पर बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा का वर्णन करता है। बल नाम आ गया बै से बल और बै से बाएं हाथ, तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम यूज होगा यहाँ पे। कहीं पे भी बल का नाम आ जाए और आपसे पूछ ले भी कौन सा नियम यूज हो रहा है, तो फ्लेमिंग का बै से बायां हाथ और बै से बल, तो बाएं हाथ से अपन बल ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पे आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें बोला गया है भी खेलते समय रवि के घुटने में चोट लग गई जिससे खून बह रहा था, और कुछ समय बाद उसने देखा कि खून बहना बंद हो गया और उसके गहरे लाल रंग के थक्के ने घाव को भर दिया। किस प्रकार की कोशिका रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है, अभी पढ़ के आए, जस्ट इसी पेपर में पढ़ा है हमने, तो प्लेटलेट्स आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 41 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें पर्सनवाचक स्नेह के स्थान पे आपको बताना है क्या आएगा, यहाँ पे बताना है आपको क्या आएगा। तो इसके अंदर देखो भी 20 है, और उसके बाद में इसमें 30 है, उसके बाद में यहाँ पे 42 है, और यहाँ पे बताना है क्या आएगा, और यहाँ पे 72 है, और इसमें आपके पास में 90 है। अब इसमें एक प्रकार से अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ इसको, 5 चौका 20 होता है, 4 से गुणा कर दिया, और 5 छिक्का 30 होता है, 6 से गुणा कर दिया। उसके बाद में 5 चौका 20 और 5 छिक्का 30। अब यहाँ पे 42 है वो किसी से कट रहा है क्या, 42 है वो किसी से कट रहा है क्या, 4 से तो ये नहीं कटेगा। तो उसके बाद में अगर इसको 7 से डिवाइड कर दूं तो 7 छिक्के तो 42 हो जाएंगे, और फिर 7 8 56 हो जाएगा, 8 से गुणा को हो जाएगा ये, तो यहाँ पे 56 आ जाएगा। इसी प्रकार से 5 7 और 9, तो अब ये 9, तो 9 8 72 और 9 धाए 90। तो इसके बीच में देखो भी यहाँ पे 4 और 2 6, इसके बीच में 2 2 का गैप है, 6 और 2 8, तो इसके बीच में भी 2 2 का गैप है, और 8 और 2 10, तो इसके बीच में भी 2 2 का गैप है, और यहाँ पे 5 और 4 5 का 20, और उसके बाद में इसके अंदर भी क्या है 2 2 का गैप है, तो 5 और 2 7, 7 और 2 9, तो यहाँ पे आपका 56 है वो राइट आंसर हो जाएगा भाई, 56 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर आप इस प्रकार से कर सकते हैं भी, जैसे देखो अगर इसके अंदर क्या है 4 की स्क्वायर करो भी, 4 की स्क्वायर करो और प्लस कर दो 4, तो 4 चौके 16, 16 और 4 20, और इसी प्रकार से 5 की स्क्वायर करो, 5 की स्क्वायर करो और 5 जोड़ दो, 5 5 25 और 5 30,
और 6 की स्क्वायर 36 और 6 जोड़ दो 42, 7 की स्क्वायर 49, 7 की स्क्वायर कितनी होती है भी 49 होती है, और 7 जोड़ोगे तो 56 आ जाएगा, 8 की स्क्वायर 64 होती है, और 8 जोड़ोगे 72 हो जाएगा, 9 की स्क्वायर 81 होती है, और 9 जोड़ोगे तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दूसरा नियम ये भी है भी, आप इस प्रकार से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो भी 42 नंबर क्वेश्चन में, अब इसमें बोला गया भी द सम ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज नाउ एज, यानी इसमें बोला गया है भी औसत परिवर्तन लागत और औसत स्थिर लागत का योग क्या कहलाता है, तो एवरेज कॉस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? एवरेज कॉस्ट कहलाता है, औसत लागत कहलाता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 43 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है भिन्नों के लघुत्तम समावर्त्य यानी एलसीएम की गणना कीजिए। तो इसमें आपको क्या करना होता है, भिन्न अगर आपको दी गई है जैसे a बटा बी है, ठीक है, और दूसरी भिन्न है वो आपका बी सी बटा डी दे रखी है, सी बटा डी दे रखी है, और आपको बोल दिया एलसीएम ज्ञात करना है। अब यहाँ पे तो इसने दे रखा है भी ये कंडीशन दे रखी है। अब अगर ये कंडीशन न दे तो एलसीएम ज्ञात करना बोल दे इस प्रकार से भिन्न का, तो आप क्या करोगे, अंश है ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है, तो अंश का तो आप क्या करोगे, एलसीएम ज्ञात करोगे, और हर होता है नीचे वाला, और उसका क्या करोगे, एचसीएफ ज्ञात करोगे। अगर इसी भिन्न का आपको एचसीएफ ज्ञात करने का बोल दे भी एचसीएफ ज्ञात करो, तो आप क्या करोगे, जो आपको कहा जाए वो आप अंश के साथ में करना। तो अगर आपको ये बोल दे भी ये आपके सामने भिन्न है और इस भिन्न का आपको क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, तो अंश का क्या करोगे, आप अंश का एचसीएफ ज्ञात करोगे, अंश का तो आप एचसीएफ ज्ञात करोगे, और यहाँ पे हर का आप क्या करोगे, एलसीएम ज्ञात करोगे। ठीक है, जो आपको बोला जाए वो आपको अंश के साथ में करना है, ठीक है, और बाकी जो बच गया वो आपके साथ आपको हर के साथ में करना है। तो यहाँ पे आपको एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम ज्ञात करना है, तो इन ये जो भिन्न आपको दे रखी है यानी 5/6 है, और 6/5 है, और 3/2 है। अब इसमें आपको एलसीएम ज्ञात करना है, तो जो आपको कहा गया है वो आपको अंश के साथ में करना है। तो 5, 6 और 3 का एलसीएम कितना होता है भी, 5, 6 और 3 का एलसीएम कितना होता है, तो इसको आप डिवाइड कर लो। 5 का 5 ही होता है, 6 को मैं 2 × 3 लिखूंगा, तो यहाँ पे 3 पहले से आ गया है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 2 10 और 10 30। तो यहाँ पे ऊपर वाले का अंश का आपका एलसीएम है वो 30 आ गया। अब नीचे वाले का हर का आपको क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, तो हर का एचसीएफ ज्ञात करना है, तो 6, 5 और 2 का एचसीएफ क्या होगा, तो ये 1 होगा भी इसका एचसीएफ, तो 30/1 30 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला गया है भी पंकज एक कार्य का 1/5 पंकज एक कार्य का 1/5वां भाग 6 दिन में पूरा करता है। तो यानी इसका मतलब क्या है, 1/5 का मतलब समझो भी, टोटल पंकज के पास में कार्य कितने हैं, 5 है, उसमें से एक कार्य करने में कितना समय ले रहा है, 6 दिन ले रहा है। तो टोटल कार्य करने में कितना दिन लेगा, तो पंकज है वो टोटल कार्य करने में 30 दिन लेगा। भी टोटल पंकज के पास में 5 कार्य है, नीचे वाली संख्या टोटल होती है और ऊपर वाली जो कर रहा है वो होती है, और उसमें से एक कार्य कर रहा है या फिर एक भाग कर रहा है, तो उस एक भाग को करने में 6 दिन ले रहा है, तो 5 भाग करेगा तो 5 6 30 हो जाएगा। और इसी प्रकार से जैसे जगत है, अब जगत है वो 1/4 भाग करने में 8 दिन लेता है, तो इसका मतलब एक भाग करने में क्या, जगत के पास में टोटल कार्य 4 है और उसमें से एक कार्य करने का 8 दिन लेता है, तो 4 कार्य करेगा तो 32 दिन लेगा। अब यहाँ पे दोनों एक साथ मिलकर के वो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो यहाँ पे इसका एलसीएम निकाल लो भी। इसका एलसीएम निकालोगे तो यहाँ पे 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, और इसको क्या लिख सकता हूँ 5 × 2 × 3 लिख सकता हूँ, तो 5 2 10 और 10 3 30। तो यहाँ पे 32 को डायरेक्ट है वो आप 5 से गुणा करो और फिर 3 से गुणा कर दो। तो यहाँ पे 32 को 5 से गुणा करूंगा तो 5 2 10, 5 या 15 और 1 16, और फिर 3 से गुणा कर दो तो 16 3 48 480 है वो इसका एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे 0 से 0 और 16 3 48, और उसके बाद में ये आपके पास में चला जाएगा 15 बार, ये 15 बार चला जाएगा, 15 2 23 और 15 3 45 और 3 48। तो यहाँ पे एक दिन के अंदर पी है वो एक दिन में 16 कार्य करता है, पंकज है वो एक दिन में 16 कार्य करता है, और जगत है वो एक दिन में 15 कार्य करता है। दोनों मिलकर के एक दिन के अंदर है वो 31 कार्य कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे कार्य करने कितने 480, तो 480 अपॉन में 31, तो यहाँ पे
480 के अंदर है वो 31 का भाग लगा दो भी, 31 2 62 ज्यादा हो जाते हैं, तो 31 से कम 31 बच गया कितना, तो ये 8 में से एक जाएगा तो 7 और ये 17 यानी 170। अब इसके अंदर है वो भाग लगाओगे आप 6 से तो ज्यादा हो जाएगा, 5 से लगा दो, तो 5 से लगाओगे तो 5 से कम 5 और 5 या 15 यानी 155 हो गया। अब ये 10 में से 5 जाएगा तो आपके पास में कितना बचेगा, 5 बचेगा, यहाँ पे 15 बच गया, तो 15/31 आ गया, 15/31, तो यानी 15 से ही 15/31, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15.5 के लगभग आ जाएगा, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 45 नंबर क्वेश्चन। अब 45 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है महत्तम अभाज्य समावर्तक ज्ञात कीजिए। हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर आपको ज्ञात करना है भी, हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 71 40 का आपको अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, टुकड़े करो, तो यहाँ पे 2 से, तो ये 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 2 दुआ 4, नहीं 2 तिया 6 1 11, 2 पंजे 10 1, 2 7 14 और 0, उसके बाद में फिर 2 से, तो 2 एकम 2, 2 दुआ 4, 2 एकम 2 बच गया 1 15 और 2 7 14 बच गया 1 17, 2 8 16 और 2 5 10, उसके बाद में 3 से चला जाएगा, 3 6 18 ज़्यादा हो जाते हैं, 3 5 15 बच गया 2 28 और 3 9 27 बच गया 1 15, 3 5 15, उसके बाद में फिर 15 3 से चला जाएगा क्या, तो 5 से जाएगा, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 9 45, 7 से चला जाएगा 17 बार और 17 से चला जाएगा एक बार, उसके बाद में 13,200 का देख लो भी, 13,200 का देखोगे तो यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 6 12, 2 6 12 और उसके बाद में 2 से, और ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 00 और उसके बाद में ये चला जाएगा 2 से, तो ये 2 एकम 2 बच गया 1 13, 2 6 12 और बच गया 1 2 5 10, तो 1650, फिर ये 2 से चला जाएगा तो ये हो जाएगा 825 और फिर आपका ये चला जाएगा 3 से चला जाएगा तो 3 2 6 होते हैं, 2 बच गया, 3 7 21, 3 5 15 और फिर आपका चला जाएगा 5 से, तो ये हो जाएगा 5 5 25 और 5 5 25, फिर 5 से चला जाएगा तो 11 बार और फिर 11 से चला जाएगा तो एक बार। अब इसके अंदर है वो आपको कॉमन देखने भी, कॉमन प्राइम फैक्टर देखने हैं, तो कॉमन इसके अंदर 2 आ रहा है, इसके अंदर 2 आ रहा है, तो 2 × 2 यानी इन दोनों के अंदर है वो 2 है वो कॉमन आ रहा है भी, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो एक 3 कॉमन आ रहा है इसके अंदर, और देखो भी 5 कॉमन आ रहा है क्या, तो एक 5 कॉमन आ रहा है इसके अंदर, और 7 है वो कॉमन नहीं आ रहा, 7 इसके अंदर तो है लेकिन इसके अंदर नहीं है, और इसके अंदर 17 है इसके अंदर नहीं है, और इसके अंदर 11 है तो इसके अंदर नहीं है, तो यहाँ पे इतनी ही कॉमन आएगा भी। अब इसके अंदर आपको बताना है हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर आपको ज्ञात करना है, तो हाईएस्ट इसके अंदर हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा है, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है वो आपका इसमें 5 है भी, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 5 है भी इसमें हाईएस्ट आपका प्राइम फैक्टर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है बोनालू। बोनालू उत्सव भारत में इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है, तो तेलंगाना के अंतर्गत बनाया जाता है भी, बोनालू है वो तेलंगाना के अंतर्गत बनाया जाता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको बताना है एक प्रकाश किरण हवा से 1.33 के अपवर्तनांक वाले जल में प्रवेश करती है तो किरण क्या है, यानी हवा से वो जल के अंदर हवा से इस प्रकार से ये आपका हवा से यानी विरल माध्यम से संगन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो मैं इस प्रकार से अविलंब डालता हूं, तो संगन माध्यम में जाएगी तो उसकी चाल है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, चाल घटेगी तो प्रकाश की किरण है वो क्या है, अविलंब की ओर झुक जाएगी इस प्रकार से। तो यहाँ पे जब विरल माध्यम से संगन माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण है वो अविलंब की ओर झुक जाती है। क्यों झुकती है, क्योंकि ये विरल माध्यम है और संगन माध्यम के अंदर है वो प्रकाश की चाल है वो कम हो जाती है, प्रकाश की चाल कम होने के कारण है वो प्रकाश है वो प्रकाश की किरण है वो अविलंब की ओर क्या है, झुक जाती है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने जठर रस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाता है। अब आपको पता होना चाहिए जो आपका जठर रस है वो कहाँ से निकलता है जठर रस, तो ये अमाशय रस है, अमाशय रस को ही अपन जठर रस बोलते हैं, और इसका पीएच मान कितना होता है 1.8 होता है, और 1.8 एक क्या है परबल अम्ल अभी, क्या है परबल अम्लीय होता है भी, और परबल अम्लीय होता है तो इसका मतलब क्या है पीएच पेपर का रंग कैसा होगा,
तो अमल क्या करता है, अमल है वो नीले लिटमस पत्थर को क्या करता है, लाल करता है। तो यहाँ पे ये अमल की विशेषता है, नीला को लाल करेगा। तो यहाँ पे नीले को लाल करेगा, तो यहाँ पे पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, जो कि 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जस्ट इसका विपरीत होता है, लाल को नीला करता है वो क्षार करता है भी। आगे देखो नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको बताना है क्या आएगा यहाँ पे। अब 8 है और उसको 63 के रूप में लिखा है, तो 8 की स्क्वायर की और 1 घटा दिया, तो 8 की स्क्वायर कितनी होती है, 64 होती है, और इसमें से -1 कर दिया तो 63 हो गया। और इसी प्रकार से 13 की स्क्वायर है वो 169 होती है, और 1 माइनस कर दिया तो 168 आ गया। और इसी प्रकार से 11 की स्क्वायर है वो 121 होती है, और उसमें से -1 करोगे तो ये आपके पास में 120 आ जाएगा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, और 50 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी एक समजातीय श्रेणी में किस तत्व को किसी प्रकार्यात्मक समूह है यानी फंक्शनल ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो इसमें सोडियम, सल्फर, हीलियम और हाइड्रोजन है। तो कोई भी समजातीय श्रेणी है, उस समजातीय श्रेणी में आप देख लेना, कोई भी आप अगर आप फंक्शनल ग्रुप जोड़ना चाहते हो तो उसके अंदर है वो आप क्या करते हो, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हो, हाइड्रोजन उसमें हटता है। क्योंकि हाइड्रोजन के पास में क्या है, हाइड्रोजन के पास में दूसरे को हटाने के लिए इतनी पावर नहीं होती, ठीक है, हाइड्रोजन के पास में किसी दूसरे को हटाने के लिए इतनी पावर नहीं होती, इसीलिए हाइड्रोजन है वो खुद है वो हट जाता है, और उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है भी, हाइड्रोजन का क्या हो जाता है, तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप देख लो भी आप, जैसे आपने एल्केन का जो समजातीय श्रेणी है उसमें देख लेना, कोई भी आप फंक्शनल ग्रुप उसमें जोड़ते हो तो आप सबसे पहले किसको हटाते हो, तो सबसे पहले आप हाइड्रोजन को हटाते हो, क्योंकि हाइड्रोजन के पास में क्या होता है, खुद हाइड्रोजन के पास में दूसरे को प्रतिस्थापित करने की इतनी पावर नहीं होती, इतनी शक्ति नहीं होती है, ये खुद ही क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। तो यहाँ पे यही बोला है इसने भी, प्रतिस्थापित किया जाता है तो वो हाइड्रोजन ही होता है, ऐसा एक 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 51 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया भी 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो गोले का पृष्ठीय फॉर्मूला क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है भी, तो 4 और इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 9 इंटू 9, अब 22 चौके 88, 88 इंटू 81, 9 9 81 होता है भी, तो यहाँ पे 81 से गुणा करो भी इसको, तो ये आ जाएगा 1 8, क्या आ जाएगा भी 8 8 और 8 और 8, यहाँ पे आ जाएगा 8 8 64 6 और 8 8 64 64 और 6 कितने होते हैं अभी 17 होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 8 12 और 1 और ये आ जाएगा 7, तो यानी 7128 आ जाएगा। और 7128 के अंदर है वो आपको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है भी, 7 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 और बच गया 0, उतार लिया 1, टूटे बाकी सी पर 7 एकम 7 और उसके बाद में बच गया आपके पास में 5 58, 7 8 56, बच गया 2, वो ऊपर लिख दो और जिसका भाग दे रहे हैं वो नीचे लिख दो, तो 1018 सही 2/7 सेंटीमीटर की स्क्वायर आ जाएगा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई 52 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, गोलीय दर्पण के मुख्य एक्स के संदर्भ में इनमें से कौन से कथन सही है। तो गोलीय दर्पण के मुख्य एक्स के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन है वो सही है। तो मुख्य एक्स पर ध्रुव कार्तीय निर्देशांक अक्ष तल में एक्स तल के बिंदु एक्स तल के मूल बिंदु के समान होता है, यानी मुख्य एक्स है, मुख्य जो एक्स है, मुख्य एक्स पर ध्रुव है वो कार्तीय निर्देशांक एक्स तल के मूल बिंदु के समान है, वो मूल बिंदु के समान होता है, बिल्कुल सही बात है। अभी यहाँ पे आप देख लो इस प्रकार से, ये है आपका कोई लेंस कोई दर्पण और अवतल दर्पण है और ये आपका मुख्य एक्स है, और यहाँ पे कार्तीय निर्देशांक एक्स तल के मूल बिंदु के समान होता है, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, ध्रुव होता है। ये क्या होता है, मूल बिंदु के समान, यहाँ पे ध्रुव होता है। इसके इस ओर की जो आपकी जो दूरियां हैं वो माइनस में ली जाती है और इसके इस साइड में जो दूरियां हैं वो आपकी प्लस ली जाती है, और ये क्या है, मूल बिंदु के समान होता है। यहाँ पे ये मूल बिंदु होता है, ये यहीं पे होगा अभी इसका, ठीक है। उसके बाद में ये चेंज नहीं होगा, आपका जो ध्रुव है वो चेंज नहीं होता है। ध्रुव से आपतित प्रकाश किरण, ध्रुव से आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मुख्य एक्स के अनुदिश मापी गई दूरियां
ऋणात्मक होती है। अब यहाँ पे मुख्य एक्स के अनुदिश मापी गई जो दूरियां हैं वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अब आपतित प्रकाश किरण है ये, आने वाली जो प्रकाश किरण क्या है ये है, और इसके विपरीत, अब आने वाले प्रकाश किरण इसके विपरीत और इसके विपरीत, यानी ये दूरी अपन लेंगे तो अभी मैंने बताया था ये दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो ये दूरी अपन इस साइड में जो दूरियां लेंगे, बाईं और जो दूरियां लेते हैं वो क्या होती है, बाईं और जो दूरियां मापते हैं वो ऋणात्मक होती है, और जो इसके दाईं और जो दूरियां होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है मूल बिंदु के। अब इसने यहाँ पे ये भी सही बात है, और यहाँ पे देखो भी मुख्य एक्स के ऊपर और उसके अभिलंबवत वस्तुओं और प्रतिबिंबों की ऊंचाई को ऋणात्मक माना जाता है। तो वस्तुओं की ऊंचाई, यानी अगर अपन यहाँ पे इसके मुख्य एक्स तो ये है, और मुख्य एक्स के ऊपर अगर कोई भी बिंदु ऊंचाई के रूप में अगर अपन मापते हैं ये, तो ये हमारे पास में हमेशा और हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये हमारे पास में हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होती है। और मुख्य एक्स के नीचे कोई दूरी अगर ऊंचाई मापते हैं, इसके नीचे कोई दूरी या फिर ऊंचाई लेते हैं तो वो अपन ऋणात्मक लेते हैं। लेकिन इसने बोल दिया भी वस्तुओं और प्रतिबिंबों की ऊंचाई ऋणात्मक होती है, तो ये गलत बात है। यानी वस्तुओं की जो ऊंचाई होती है वो हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होती है, और वस्तु को मुख्य एक्स के ऊपर रखा होना चाहिए। तो यहाँ पे याद रखना ये आपका मुख्य एक्स है, और इसके एक्स के ऊपर जो ऊंचाई होगी वो हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी, और इसके नीचे जो ऊंचाई होगी वो हमेशा क्या है, नेगेटिव ली जाएगी। तो यहाँ पे केवल और केवल आपका ए और बी दोनों सही है, बाकी जो आपका सी है वो क्या है, गलत है इसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 53 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो भी पी आता है 16 पे, 16 और 2 18, 18 और 2 20, 20 और 2 22, 22 और 2 24। तो यहाँ पे आपका चॉइस यानी एक्स आ जाएगा। 3 और 7 10, 10 और यहाँ पे 3 और 3 में 7 जोड़ दिया तो हो गया 10, और 10 में फिर 14 जोड़ दिया तो हो गया 24, और 24 में फिर कितना जोड़ेगा अभी, पहले 7 जोड़ा, फिर इसमें 14 जोड़ दिया, और फिर इसमें 21 जोड़ेगा भी, 21 जोड़ा तो ये 45 हो गया, और 45 में अब 28 जोड़ेगा, 28 जोड़ेगा तो यानी 7 14 21 और 28, तो 28 जोड़ेगा, 8 और 5 13, 13 होती है ऐसा लगी 1, और 4 2 6 और 1 7 73 आ जाएगा भी। और उसके बाद में देखो भी आपका जो डब्लू है वो 23 पे आता है, डब्लू में से 3 घटा दिया, यानी 23 में 3 घटाया 20, 20 में 3 घटाया 17, 17 में 3 घटाया 14, और 14 में 3 घटाओगे तो के 11 पे आ जाएगा के। अब यहाँ पे आपके पास में एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें x 73 और k आ रहा है, बाकी कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर हो जाएगा। बाकी आगे वाला और देख लो, j आता है 10 पे, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25, और 25 और 5 कितने होते हैं भी 30 होते हैं, और 30 पे क्या आ जाएगा आपका, 30 पे वापस डी आ जाएगा, 30 पे वापस डी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखो भी अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन। उपभोक्ता व्यवहार के संबंध में दो अनधिमान वक्र एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। यानी उपभोक्ता व्यवहार के संबंध में दो अनधिमान वक्र हैं वो कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करते, प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी यहाँ पे ACE को 9 लिख रहा है, यानी ए आता है 1 पे, सी आता है 3 पे, और ई आता है 5 पे, सभी को जोड़ दिया 9 आ गया। इसी प्रकार से एफ आता है 6 पे, ओ आता है 15 पे, आर आता है 18 पे, और टी आता है 20 पे, सभी को जोड़ोगे तो 59 आएगा। इसी प्रकार से इसमें सी आता है 3 पे, और आर आता है 18 पे, ई आता है 5 पे, और ए आता है 1 पे, और एम आता है 13 पे। तो यहाँ पे इन सभी को जोड़ोगे तो 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 और 1 17, 17 और 3 20, 2 और 2 4, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा इसका योग। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी आपके सामने 56 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें बोला गया है भी जब कोई बहुत क्रोधित, शर्मिंदा या फिर चिंतित होता है तो ऐसे में कौन सा हार्मोन तनाव को समायोजित करने से शरीर को मदद मिलती है, तो वो एड्रेनलिन हार्मोन है। इसे करो या मरो हार्मोन भी बोला जाता है, ठीक है, करो या मरो हार्मोन भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, क्रोध, शर्मिंदा और चिंतित को क्या करता है, ये संयोजित करता है, कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। एड्रेनलिन ग्रंथि से एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, जो कि एड्रेनलिन ग्रंथि को अधिवक्र ग्रंथि भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ये क्रोधित, शर्मिंदा और चिंतित होने पर ये हार्मोन है वो उन तनाव को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। करो या मरो हार्मोन किसे बोला जाता है, तो ये आपके एड्रेनलिन हार्मोन को ही बोलता है।
और रोंगटे खड़े करना है, पसीने लाना है और इस प्रकार से कंपन उत्पन्न करना है, तो वो यही हार्मोन आपको आपके शरीर में परिवर्तन करता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 57 नंबर क्वेश्चन। अब 57 नंबर क्वेश्चन में एक आपको नाम दिया गया है, संरचना दी गई है CH3CH2OH। अब इसमें देखो भी कार्बन कितने हैं, कार्बन 1 और 2 कार्बन है, तो मैं इसको C2 भी लिख सकता हूं। और उसके बाद में यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 3 और 2 5, तो हाइड्रोजन 5 है। तो मेरे को ये बताओ ये बन क्या गया, C2H5 क्या बन गया, C2H5 और यहाँ पे OH ओल जुड़ा हुआ है, OH ओल जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे C2H5OH, तो ये आपके पास है मैथ एथ, तो ये बन गया एथ, और आगे ओल है तो क्या बन गया, एथेनॉल, जो कि शराब होती है। एथेनॉल क्या बन गया, एथेनॉल बन गया, जो कि शराब होती है। अब इसका नाम क्या है ये बताना है आपको। तो इसकी संरचना बनाता हूं मैं, 1 कार्बन और यहाँ पे 1 कार्बन, और इसमें क्या जोड़ना है आपको, 5 कार्बन जोड़ने। तो पहले इसमें 5 कार्बन जोड़ो, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, और यहाँ पे 4 कार्बन और ये 5 कार्बन जुड़ गया। ठीक है, अब इसमें OH है वो आप यहाँ पे लगा दो, तो OH यहाँ पे लग गया, ये प्रकार्यात्मक समूह एक प्रकार से, ठीक है, प्रतिस्थापित समूह एक प्रकार से। अब OH यहाँ पे जुड़ गया। अब जिस साइड में कोई भी प्रतिस्थापित समूह जुड़ा हुआ है, जिस साइड में कोई भी आपका क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, वहीं से अपन नंबरिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ से शुरू करेंगे, तो 1 और 2, तो पहले कार्बन के ऊपर क्या है, ओल जुड़ा हुआ है, पहले कार्बन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, ओल जुड़ा हुआ है। तो यही इसने बोला भी एथेन 1 ओल, यानी पहले कार्बन के ऊपर ओल जुड़ा हुआ है। अब आप बोलोगे सर अब इस ओल को जो कि एल्कोहल है, इसको इस कार्बन में जोड़ दें तो भाई, तो यहाँ पे जोड़ दो भी, यहाँ पे जोड़ दिया, और यहाँ पे आपका एक कार्बन आ गया जो कि वहां से प्रतिस्थापित हुआ था। ठीक है, अब इसमें नंबरिंग दो। अब मैंने आपको बोला क्या है, मैंने ये बोला है भी जिस कार्बन में प्रतिस्थापित समूह जुड़ा हुआ है उसको कम से कम नंबरिंग देंगे, उसको क्या करेंगे, कम से कम नंबरिंग देंगे। तो यहाँ पे प्रतिस्थापित समूह यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से शुरू कर दो, 1 और 2। अब आप बोलोगे सर इसको 2 क्यों नहीं दे रहे, तो मैं यही बोल रहा हूं भी प्रतिस्थापित समूह यानी क्रियात्मक समूह जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है उसको सबसे कम नंबरिंग देते हैं। तो सबसे कम नंबरिंग तो 1 ही है, तो इसीलिए अपन बोलेंगे एथेन 1 ओल। अब एथेन 2 ओल नहीं बोल सकते, एथेन 2 ओल तो वो गलत हो गया, यानी आपका जो ओल है वो दूसरे कार्बन पे जुड़ा हुआ है, कार्बन ही इसमें 2 है, तो जिस पे प्रतिस्थापित समूह जुड़ा होता है उसको सबसे कम नंबरिंग देते हैं। चाहे इस ओल को यहाँ पे जोड़ दो, चाहे इस कार्बन पे जोड़ दो, शुरू आपको वहीं पे करना है जहां से ओल जुड़ा हुआ है, जिसको ओल को क्या है, कम नंबर मिले। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है 58 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो 78, और यहाँ पे गुणा को क्या लिख रहा है, ये गुणा को प्लस लिख रहा है 3, और माइनस को क्या लिख रहा है, ये भाग लिख रहा है 2, और भाग को क्या लिख रहा है, ये भाग को गुणा 6, और प्लस को क्या लिख रहा है, -4। तो देख लो अभी 2 और ये यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे आपका 3 है, तो ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन है वो इसमें 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 तिया 9, तो ये 3 तिया 9 हो जाएगा। और उसके बाद में माइनस का 4 है, और ये प्लस का 78 है। भी अब ये 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, और 78 में 5 जोड़ोगे तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 59 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया भी अमित अपने प्रारंभिक स्थान से उत्तर की ओर बढ़ना शुरू करता है, तो उत्तर की ओर बढ़ा दो, ये लो उत्तर की ओर बढ़ना शुरू करता है, और अपने अंतिम गंतव्य पर पहुंचने के लिए, अपने अंतिम गंतव्य पर पहुंचने से पहले वह 2 बार दाएं, तो 1 बार दाएं और दूसरी बार दाएं, 2 बार दाएं, 2 बार दाएं और 1 बार बाएं, 1 बार बाएं, तो 1 बार बाएं मुड़ेगा तो वो इस साइड में मुड़ेगा, और फिर 1 बार दाएं मुड़ता है तो 1 बार दाएं मुड़ेगा तो वो इस साइड में मुड़ जाएगा। अब इसका मुख किस दिशा में है, तो अब उसका मुख है वो दक्षिणी दिशा में है, तो यहाँ पे आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप इस प्रकार से चलाना न चाहे तो यहाँ पे दाएं वाला एक साइड में काउंट कर लो, और बाएं वाला है वो एक साइड में काउंट कर लो। अब दाएं कितनी बार मुड़ रहा है, तो 2 बार दाएं यहाँ पे मुड़ रहा है, और फिर 1 बार दाएं यहाँ पे मुड़ रहा है, तो टोटल दाएं है वो 3 बार मुड़ रहा है, और यहाँ पे 1 बार क्या कर रहा है, ये 1 बार बाएं मुड़ रहा है, तो 1 बार बाएं मुड़ रहा है। तो इसमें से काट दो भी, यानी अब कितने बार बच गया आपके पास में, 2 बार है वो आपके पास में दाएं मुड़ गया, 2 बार दाएं मुड़ दो। तो पहले आपको किस साइड में चलाना है, उत्तर में,
दाएं मुड़ा और दाएं मुड़ा, तो यहाँ पे आपका किस साइड में इसका मुख है, तो दक्षिण दिशा में, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी 60 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला गया भी वह महिला जो बच्चे को जन्म देने वाली है के लिए सर्वोत्तम विकल्प कौन सा होगा, के लिए सर्वोत्तम विकल्प कौन सा होगा, तो वो आपका हो जाएगा एक सुविधा संपन्न अस्पताल में जन्म देना, एक सुविधा संपन्न अस्पताल में जन्म देना, यही उसके लिए सर्वोत्तम विकल्प होता है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी 61 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद होते हैं, पोटेशियम और कॉपर के बीच में कितने तत्व मौजूद होते हैं, तो वो 7 तत्व मौजूद होते हैं। 10वीं क्लास की एनसीईआरटी बुक उठाना साइंस की, और उसमें 5 नंबर चैप्टर निकालना, उसमें से डोबेरायनन की एक छोटी सी सारणी है, उस सारणी में देखना आप पोटेशियम और कॉपर के बीच में कितने तत्व है, तो यहाँ पे 7 तत्व है। 8 क्यों नहीं है, क्योंकि उसने कोबाल्ट और निकल को एक ही ग्रुप में रखा हुआ है। भी कोबाल्ट और निकल को उसने क्या है, एक ही ग्रुप में रखा है। और यह भी पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन से तत्वों को एक ही ग्रुप के अंदर रखा है, तो कोबाल्ट और निकल को उन्होंने क्या है, न्यूलैंड्स ने एक ही ग्रुप के अंदर रखा है। तभी आपका पोटेशियम और कॉपर के बीच में कितने एलिमेंट आते हैं, तो 7 एलिमेंट आते हैं। नहीं तो प्रत्येक के अंदर है, प्रत्येक के बीच में 8 एलिमेंट आने चाहिए। आगे देखो भी अष्टक नियम दिया था ना इसने। आगे देखो पल्लवी ने एक खिलौना 128 रुपए में खरीदा, इसकी सज्जा पर 15 रुपए व्यय कर दिया और इस खिलौने को 130 रुपए में बेच दिया। अब 128 रुपए में खरीदा था और 15 रुपए इसके ऊपर एक्स्ट्रा लगा दिए, व्यय कर दिए, तो टोटल इसका जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 8 और 5 13, 2 3 और 1 4, और 143 रुपए इसका क्या हो गया, क्रय मूल्य यानी सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। और इस खिलौने को 130 रुपए में बेच दिया तो हानि होगी भी, 143 में खरीद करके 130 में बेच दिया, तो यहाँ पे 13 की हानि होगी। अब 13 की हानि होगी और कितने के ऊपर हुई है, तो 130 के ऊपर हानि हुई है, और यहाँ पे 130 पे कैसे होगी भी, 13 की हानि हुई है 143 पे, यानी क्रय मूल्य आता है ना नीचे, और यहाँ पे प्रतिशत निकालने के लिए 100 से डिवाइड करोगे, गुणा करोगे, तो ये हो जाएगा 1300, और 1300 के अंदर है वो आपको 143 का भाग दे दो भी, तो 143 का भाग दोगे तो ये कितनी बार चला जाएगा भी, ये आपके पास में 13 से काट दो इसको, 13 एकम 13, तो ये तो कट गया, और 13 एकम 13 बच गया, 1 13 13 एकम 13, तो ये 100/11 प्रतिशत की हानि होगी। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 63 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया है भी 20 वोल्ट के स्रोत से संयोजित एक विद्युत उपकरण से प्रति 5 सेकंड में 15 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो इसकी शक्ति ज्ञात करनी है। तो शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति ज्ञात करनी है तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर आपके साथ हो जाएगा P बराबर VI एक फॉर्मूला ये होता है आपका, एक होता है P बराबर होता है V²/R, एक फॉर्मूला ये होता है, और एक P बराबर क्या होता है भी, एक P बराबर होता है I²R। अब इसके अंदर है वो 5 सेकंड में 15 कूलाम आवेश कर रहा है। अब इसके अंदर आपको I ज्ञात करना पड़ेगा अभी। I क्या होता है, एक यहाँ पे फॉर्मूला में बता रहा हूँ, Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है IT, Q बराबर क्या होता है, IT होता है Q यानी कूलाम, I यानी धारा या फिर आवेश, और T यानी आपका हो जाएगा समय। अब Q आपको ज्ञात क्या करना है, I ज्ञात करना है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर आपका हो जाएगा Q/T हो जाएगा। अब यहाँ पे Q कितना है, 15 कूलाम है, और यहाँ पे I आपके पास में कितना है, 5 है, सॉरी T आपके पास है 5 है, 5 5 या 15, तो यहाँ पे 3 एम्पियर है वो आपकी क्या आ जाएगी, धारा आ जाएगी। तो इस फॉर्मूले से आपने क्या निकाल लिया, धारा निकाल ली। अब धारा निकाले तो आप ये फॉर्मूला लगा दो, आपके पास में V है तो ये फॉर्मूला लगाओ भी, V है तो आपके पास में ये फॉर्मूला लगा दो। P बराबर क्या हो जाएगा, V आपके पास में क्या है 20 है, और यहाँ पे I आपके पास में कितना है 3 है, तो P बराबर हो जाए 20/60 यानी 60 वाट, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको कथन दे रखा है भी अपर्याप्त नींद आंखों के नीचे सूजन का प्रमुख कारण है। ये आपको कथन दे रखा है भी अपर्याप्त नींद है वो आंखों के नीचे सूजन का प्रमुख कारण होता है। निष्कर्ष क्या निकाला, तो रात की अच्छी नींद से याददाश्त और एकाग्रता में वृद्धि होती है, इसके बारे में तो बताया नहीं गया स्टेटमेंट में। और जो लोग पर्याप्त नींद लेते हैं उन्हें कभी भी आंखों में सूजन नहीं होती, तो ये भी पर्याप्त
एक प्रकार से गलत है भी। जो लोग पर्याप्त नींद लेते हैं उन्हें कभी भी आंखों में सूजन नहीं आती। क्या सूजन तो आती है, कोई आंखों में अगर कोई गड़बड़ी है तो सूजन आ जाएगी आंखों के अंदर। तो यहाँ पे आपका दोनों के दोनों जो निष्कर्ष है वो क्या है, गलत है। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी 65 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, मान ज्ञात करना है। तो पहले आपको इसमें ये मान ज्ञात करना है भी। यहाँ पे 12 में 4 का भाग दो, 4 एकम 4, 4 तिया 12, और फिर 3 का 2 के साथ में गुणा करवा दो तो 3 2 6। तो इस पूरे का मान है वो कितना आ गया, इस पूरे का मान 6 आ गया। और उसके बाद में यहाँ पे माइनस का निशान है, फिर इसको सोल्व करो तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो ये आ गया 1/3। ये कितना आ गया भी 1/3, 21 इसके नीचे आएगा भी। तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, 1/3, और 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ गया, 1 आ गया। तो 6 में से 1 जाएगा तो आपके पास में कितना बचेगा, 5 बचेगा। और यहाँ पे क्या है, भाग का निशान है, तो 5 एकम 5 और 5 5 25, 5 आ गया। तो यहाँ पे प्लस का 3 है और माइनस का 5 है, तो माइनस का 2 बचेगा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने 66 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया है भी 2 मिश्रण ए और बी के संगठन निम्नलिखित है। मिश्रण ए में तांबा और टिन का अनुपात है वो 1:2 है, यानी 1:2 है। और उसके बाद मिश्रण बी में तांबे और टिन का अनुपात है वो 1:3 है। ठीक है। अब इसमें बोला भी यदि मिश्रण ए और बी को समान मात्राओं में मिलाकर मिश्रण सी बनाया जाता है तो सी में तांबे और टिन का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले देखो भी इसकी मात्रा समान है क्या, इसकी मात्रा समान है क्या, तो ए जो मिश्रण है इसकी मात्रा 3 है और यहाँ पे जो बी मिश्रण है इसकी मात्रा 4 है। तो समान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले को तो ऊपर वाला है इसको तो 4 से गुणा कर दो, और नीचे वाला जो अनुपात है इसको 3 से गुणा कर दो, तो ये बराबर हो जाएगा। तो 4 एकम 4 और 4 2 8 और 3 एकम 3, और ये हो जाएगा आपका 3 तिया 9। तो अब देख लो भी 4 और 3 7 और ये 8 और 9 17। तो यहाँ पे जो नया मिश्रण बनेगा ये आपका ए है और ये आपका बी है। तो इसका अनुपात है, इसका योग है वो 12 है, और इसका भी योग कितना है 9 और 3 12 है। तो यहाँ पे दोनों को मिला दिया, तो इसमें तांबे और टिन का जो रेशियो आया है वो 7:17 आ गया, जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई 67 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। भारत की नदियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो गलत है, ये आपको बताना है। तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप होता है, बिल्कुल सही बात है अभी। तो महानदी का जो उद्गम है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप होता है। और कृष्णा नदी का उद्गम है वो सह्याद्री में महाबलेश्वर के समीप होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और कावेरी नदी का उद्गम है वो कर्नाटक में कोगांडू जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन गोदावरी नदी का उद्गम है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर में होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी 68 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपको स्टेटमेंट दे रखा है भी सभी चॉकलेट, सारी की सारी जो चॉकलेट है वो किस में आएगी, बी से बॉल में आएगी, तो यहाँ पे बॉल होगी। और सभी बॉल है वो क्या है, त्योहार है, तो सारे के सारे जो आपके बॉल है वो टी से त्योहार हो जाएंगे। और कुछ त्योहार है वो टेनिस है भी, तो कुछ त्योहार है वो टी ई से टेनिस हो जाएगा। अब इसने बोला भी सभी चॉकलेट त्योहार है क्या, सारे के सारे जो चॉकलेट है वो त्योहार के अंदर आ रही है क्या, बिल्कुल सही बात है, आ रही है। और कुछ बॉल है वो टेनिस है क्या, तो टेनिस वाला है वो बॉल वाले को काट रहा है क्या, तो नहीं काट रहा। तो यहाँ पे आपका केवल निष्कर्ष पहला है, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 69 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला गया भी कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। यू है वो एस के दाईं और चौथे स्थान पर है, तो एस के दाईं और चौथे स्थान में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा यू आ गया। और वी है वो दाएं सिरे से 5वें स्थान पर है, तो वी दाएं सिरे से 5वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां वी आ गया। अब इसने बोला है भी वी है वो यू के दाईं और ठीक बगल में बैठा है, वी है वो यू के दाईं और ठीक बगल में बैठा है। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा तो टोटल व्यक्ति कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, जो कि 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी 70 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। श्री राव एक दिन में 45 मिनट टहलता है। श्री राव है वो एक दिन के अंदर, एक दिन यानी 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे में 24 आवर्स के अंदर है वो 45 मिनट घूमता है। उनके प्रतिदिन टहलने के समय को दिन के भाग के रूप में निम्न में से किन भिन्न संख्या द्वारा निरूपित किया जाता है। तो यहाँ पे 24 घंटे को पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मिनट में चेंज कर लो। तो यहाँ पे 45 अपॉन में
24 × 60, यानी 24 घंटे को मिनट में चेंज किया तो 60 से गुणा कर दिया। अब इसको जो कट रहा है उसको काट दो, 9 से काट दो, तो ये हो जाएगा आपका 9 से तो नहीं कटेगा, ये आपका कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 15 × 45 और 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा आपका 15 × 45 और 8 × 24 और उसके बाद में 15 × 15 और 15 चौके 60, तो यहाँ पे 8 चौका 32 तो 1/32 आ जाएगा। तो एक दिन का कितना भाग टहलता है, तो एक दिन प्रतिदिन टहलने के समय को दिन के भाग के निरूपित करना, तो 1/32 भाग, यानी एक दिन में 1/32 भाग या फिर एक दिन का 1/32 भाग है वो टहलता है श्री राव। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 31 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर, 71 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर का है। 72 नंबर क्वेश्चन देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सी आंध्र प्रदेश की एक राजभाषा है, तो तेलुगु है वो आंध्र प्रदेश की एक राजभाषा हो जाएगी। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन, दी गई कोशिका को पहचानो, तो ये तंत्रिका कोशिका है भी, ये तंत्रिका कोशिका का डायग्राम है जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 74 नंबर क्वेश्चन, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1200 और 3 वर्ष में 1500 रुपये हो जाती है, यानी कोई राशि है वो 2 वर्ष में तो 1200 हो जाती है और 3 वर्ष में 1500 हो जाती है, तो इसका मतलब हो गया 1 वर्ष का यहाँ पे ब्याज कितना हो गया अभी, तो 1200 से 1500 हुआ, तो इसका मतलब 1 वर्ष का ब्याज है वो 300 रुपये हुआ। तो यहाँ पे 2 वर्ष का ब्याज कितना हो, क्योंकि साधारण ब्याज है वो प्रत्येक साल का समान होता है, तो 2 वर्ष का 600 रुपये हो जाएगा। अब इसमें है वो 2 वर्ष में मिश्र धन आपको पास में कितना है, 2 वर्ष का मिश्र धन 1200 रुपये है और इसमें से ब्याज में घटा दो, मिश्र धन में से ब्याज घटा दो तो मेरे पास में मूलधन आ जाएगा। तो 600 रुपये मेरे पास में क्या आ गया, इसका मूलधन यानी प्रिंसिपल आ गया और 600 रुपये ही आपके क्या आ गया, 2 साल का ब्याज आ गया। अब आपको दर ज्ञात करनी है, तो दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है ब्याज इंटू 100 अपॉन में मूलधन इंटू आपके पास में समय कितना है, 2 वर्ष, तो 600 से 600 कट गया और 2 एकम 2 और 50 2 100, तो यहाँ पे 50% आपकी क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी, जो कि 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 75 नंबर क्वेश्चन, अब इसमें प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्ण वाला क्रम के उसके ठीक बाद वाले अक्षर में चेंज करना है और व्यंजन को अंग्रेजी वर्ण वाला क्रम के उसके ठीक पहले वाले में, यानी व्यंजन में क्या करना है आपको, व्यंजन में -1 करना है और स्वर में आपको क्या करना है, +1 करना है। तो यहाँ पे W ये V में कन्वर्ट हो जाएगा, E है वो F में कन्वर्ट हो जाएगा, B है वो आपका A में कन्वर्ट हो जाएगा और S है वो आपका R में कन्वर्ट हो जाएगा, I है वो J में कन्वर्ट हो जाएगा और T है वो आपका S में कन्वर्ट हो जाएगा और E है वो आपका F में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें बताना है तो इस प्रकार बने कितने शब्द आए हैं, इस प्रकार बने शब्द में कितने स्वर आए हैं, तो 1 और 2, एक ही स्वर आया है अभी इसमें, ए है वो एक ही स्वर आया है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश आपतित होने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है, इस संदर्भ में सही विकल्प क्या है, वर्ण विक्षेपण होगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया अभी वर्ण विक्षेपण होने पर प्रकाश है वो 7 रंगों में विभाजित होगा। प्रिज्म से जब अपन प्रकाश को गुजारते हैं तो प्रकाश है वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। तो 7 रंगों में जब विभाजित होता है तो इंद्रधनुष का कार्य करेगा। इंद्रधनुष के अंदर है, प्राथमिक इंद्रधनुष के अंदर है वो उल्टा होता है भी, ठीक है। तो यहाँ पे विबग्योर VIBGYOR, तो उसमें सबसे ऊपर है वो रेड रंग होता है प्राथमिक इंद्रधनुष में और सबसे नीचे है वो वॉयलेट होता है। द्वितीय जो आपका इंद्रधनुष होता है उसमें क्या है, ऊपर क्या होता है, वॉयलेट होता है और नीचे आपका क्या होता है, आपका यहाँ पे रेड होता है। तो इसमें बोला भी प्रिज्म में लाल रंग का प्रकाश सर्वाधिक मुड़ता है, बिल्कुल गलत बात है। प्रिज्म के अंदर है वो लाल रंग है वो सबसे ज्यादा नहीं मुड़ेगा, सबसे ज्यादा नहीं मुड़ता, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य वो सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है वो कभी भी मुड़ता नहीं है, जिसका तरंग दैर्ध्य कम होता है वो प्रकाश है वो मुड़ता है। तो यहाँ पे पहला गलत हो गया। प्रिज्म में बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, तो प्रिज्म है उसमें बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल है वो सबसे कम होती है। तो यहाँ पे ये बात सही है, यानी जिसका तरंग दैर्ध्य है वो अगर ज्यादा है तो उसकी चाल अधिक होती है तो मुड़ता कम है, और जिसका तरंग दैर्ध्य कम है तो उसकी चाल है कम होगी, जिसके कारण वो ज्यादा मुड़ता है। तो प्रिज्म में बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल है वो सबसे कम होती है, तो यहाँ पे वॉयलेट यानी बैंगनी होता है, तो इसका तरंग दैर्ध्य भी कम होता है, चाल भी कम होती है और ये मुड़ता भी ज्यादा है।
तो यहाँ पे पहला सही है, सॉरी बी है वो सही है। बैंगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, बिल्कुल सही बात है। अभी बैंगनी रंग का अपवर्तनांक है वो सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए उसकी चाल कम होती है और इसीलिए वो ज्यादा मुड़ता है। प्रिज्म को सीधा रखने पर बैंगनी रंग सबसे ऊपर आता है, बिल्कुल गलत बात है। और लाल रंग है वो सबसे नीचे जाता है, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप प्रिज्म को सीधा रखते हैं तो सबसे ऊपर है वो आपका रेड आएगा और सबसे नीचे है वो आपका वोयलेट आएगा। ये आपका प्राथमिक इंद्रधनुष कहलाता है। और जैसे ही द्वितीयक इंद्रधनुष होता है तो उसके अंदर है वो सबसे ऊपर है वो आपका वोयलेट आता है और सबसे नीचे है वो आपका रेड आता है। तो ये बात डी है वो ये क्या है, गलत हो जाएगा। अब इसमें इंद्रधनुष का बनना भी वन विक्षेपण के कारण होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। वन विक्षेपण के कारण ही इंद्रधनुष बनता है। तो यहाँ पे आपका बी, सी और ई ये दोनों तीनों सही हो जाएंगे, आपका ए और डी है वो गलत हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आपको दिया गया है ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसके ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद एक अक्षर है। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसके पहले प्रतीक होना चाहिए और उसके बाद में एक संख्या होनी चाहिए। तो प्रतीक, संख्या और अक्षर आना चाहिए भी। प्रतीक, संख्या और अक्षर, प्रतीक, संख्या और अक्षर, तो एक ये हो गया प्रतीक, संख्या और अक्षर, संख्या और अक्षर, दूसरा ये हो गया, और प्रतीक, संख्या और अक्षर, तीसरा ये हो गया, और प्रतीक, संख्या और अक्षर, प्रतीक, उसके बाद में प्रतीक, संख्या और अक्षर, एक ये बन गया, और उसके बाद में नहीं बनेगा। तो ये आपके पास में चार ही ऐसे ग्रुप बनेंगे भाई, चार ही ऐसे ग्रुप बनेंगे। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी 78 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यदि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है तो उस आयत का परिमाप 42 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखो भी एक आयत की लंबाई है वो उसकी चौड़ाई की दुगनी है, तो मैं चौड़ाई मान लेता हूँ x, तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। अब उसका आयत का परिमाप आपको दे रखा है, तो हमारे अनुसार उसका परिमाप कितना है, 2x प्लस में x। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 और ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है भी, यानी ये होता है b इस प्रकार से 2 ब्रैकेट l प्लस में b होता है। तो वही मैंने किया है और बराबर कर दिया 42, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 2 यहाँ पे गुणा में इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, और 2x प्लस में 3 तो ये हो जाएगा 3x, 2x और x कितना हो जाएगा 3x, बराबर में 42 का आधा करोगे तो 21, तो यहाँ पे x बराबर में क्या आ जाएगा 7। तो x का मान आपके पास में क्या आ गया 7 आ गया, तो उसकी लंबाई पूछी है तो चौड़ाई 7 हो जाएगी, और 7 2 14 है वो उसकी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी, जो कि आपकी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। श्रृंखला में कितने प्रतीक हैं जिसके ठीक पहले स्वर है और ठीक बाद एक व्यंजन है। तो ऐसे प्रतीक जिसके पहले क्या है, स्वर आना चाहिए और उसके बाद में क्या आना चाहिए, व्यंजन आना चाहिए। तो स्वर, प्रतीक, व्यंजन, स्वर, प्रतीक और व्यंजन, तो एक ग्रुप आपका ये बन गया। स्वर, पहले स्वर आना चाहिए भी, तो स्वर, प्रतीक और व्यंजन एक ग्रुप आपका ये बन गया, और उसके बाद में स्वर, प्रतीक और व्यंजन एक ग्रुप आपका ये बन गया। तो 3 ही ग्रुप बनेंगे ऐसे, तो आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 80 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो एक ही इमारत है और उस पर अलग अलग, यानी एक ही इमारत की 6 मंजिल है और उस पर अलग अलग पे क्या है, अलग अलग व्यक्ति रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे नीचे वाली का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। अब इसने बोला है भी सी से ऊपर केवल एक व्यक्ति रहता है, तो इसका मतलब सी से ऊपर एक व्यक्ति रहता है, तो यहाँ पे सी 5 नंबर पे रहेगा। सी और बी के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे 1, 2 और 3, तो यहाँ पे बी है वो 1 नंबर पे आ जाएगा। सी और बी के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं। ए सबसे ऊपर वाली मंजिल पे नहीं रहता। ए और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है, तो ए को मैं यहाँ पे रख दूं और एफ को मैं यहाँ पे रख दूं, तो ए और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है। अब यहाँ पे इसने बोला है एफ ए के नीचे रहता है, एफ है ना वो एफ ए से नीचे रहता है, तो इसका मतलब एफ यहाँ पे नहीं आएगा अभी, तो एफ है वो यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए सबसे ऊपर वाली मंजिल पे नहीं रहता है और डी एक सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। डी सम क्रमांक वाली मंजिल पे रहेगा तो डी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में ई के नीचे, तो ई यहाँ पे अभी ई के नीचे वाली मंजिल पे कौन रहता है, तो ई के नीचे वाली मंजिल पे एफ रहेगा। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमेशा सत्य है। तो समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बिल्कुल सही बात है।
विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। आयत में सम्मुख कोण समान होते हैं और प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। अभी आयत में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का होता है। पतंग के विकर्ण समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो ये भी बात सही है। तो पतंग जो काइट होता है उनके जो विकर्ण है वो क्या करते हैं, समकोण के ऊपर प्रतिच्छेदित करते हैं। लेकिन अपन ये नहीं बोल सकते जो आपका पतंग है उसके विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित नहीं करेंगे, समकोण के ऊपर क्या करेंगे, वो प्रतिच्छेदित करेंगे। तो यहां पे आपके तीनों की तीनों बात है वो क्या है, सही है। आगे देखो भी 82 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला भी सम अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप आपको बताना है कितना होगा। तो इसके अंदर है वो आपको यहाँ पे प्रत्येक अष्टभुज का आपको बताना है। अष्टभुज यानी n बराबर, फॉर्मूला लगा दो, n बराबर में आपके पास में क्या हो जाएगा 360 और अपोन में आपके पास में क्या है बाह्य कोण की माप, यहाँ पे बाह्य कोण की माप आ जाएगी। अब इसके अंदर है वो बाह्य कोण तो आपको पता नहीं है, बाह्य कोण पता नहीं है लेकिन भुजा आपको पता है। तो यहाँ पे बाह्य कोण बराबर क्या हो जाएगा, बाह्य कोण बराबर आपके पास में हो जाएगा, बाह्य कोण को मैं x मान लेता हूँ, तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, तो 360 अपोन में n आ जाएगा। अब 360 और n का मान कितना है, अष्टभुज है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो 8 एकम 8 और 8 चौका 32 और 8 5 40, तो यहाँ पे 45 डिग्री आ गया। तो यानी x आपने माना क्या था, बाह्य कोण माना था। अब आपको पता है बाह्य कोण प्लस में आंतरिक कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो बाह्य कोण प्लस में आंतरिक कोण का मान कितना होता है भी, 180 डिग्री होता है। बाह्य कोण आपके पास में 45 डिग्री आ गया, तो 180 डिग्री में से 45 डिग्री आप माइनस करोगे तो आपके पास में 135 डिग्री आ जाएगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी 83 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनोक्षी शोषण द्वारा क्या बनता है भी, तो लैक्टिक अम्ल बनता है भी। मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनोक्षी शोषण से लैक्टिक अम्ल बनता है और लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला होता है C3H6O3, ये होता है भी। पाइरुवेट अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है इसका फॉर्मूला C3H4O3 होता है भी। ये बहुत बार पूछा जाता है भी क्योंकि इसमें 3 कार्बन होते हैं भी प्रत्येक के अंदर, ठीक है। आगे चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने 84 नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें बताना है भी निम्न में से दी गई अभिक्रिया में से कौन सा आयन के रूप में कार्य करता है। अब आयन का मतलब होता है एक समूह बनाना। अब इसके अंदर आपका जो क्लोरीन है ना, यहाँ पे देखो भी पीबी लेड और उसके बाद में कॉपर सल्फेट है। अब पहले तो क्लोरीन है वो आपके कॉपर के साथ में था और उसके बाद में यहाँ पे लेड ने क्या कर दिया, शिष्य ने यहाँ पे कॉपर को विस्थापित किया और कॉपर को विस्थापित करने पर यह बन गया PbCl यानी लेड क्लोराइड बन गया और यहाँ पे कॉपर बन गया। तो एक आयन के रूप में कार्य यहाँ पे कौन कर रहा है, तो आपका जो क्लोरीन है ना वो एक आयन के रूप में इसमें क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे आयन का मतलब होता है समूह बनाना। तो समूह कौन बना रहा है, यहाँ पे समूह क्लोरीन बना रहा है। यानी पहले तो कॉपर के साथ में समूह बना रहा था और उसके बाद में अब क्या है आपका लेड के साथ में समूह बना रहा है। तो यहाँ पे क्लोरीन है वो क्या कर रहा है, एक आयन के रूप में कार्य कर रहा है। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 85 नंबर क्वेश्चन। आप 85 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया भी न्यूलैंड्स ने तत्वों को उनके आधार पर आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया। तो न्यूलैंड्स ने तत्वों को किस आधार पर आवर्त सारणी के अंदर व्यवस्थित किया था, तो परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में किया था भी। पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, इस प्रकार से परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में, यानी पहले छोटे द्रव्यमान वाला, कम द्रव्यमान वाला, फिर उसके बाद में उससे थोड़ा सा बड़े द्रव्यमान वाला, फिर उसके बाद में उससे थोड़ा सा बड़े द्रव्यमान वाला, इस प्रकार से उसने क्या है सेट किया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। तो परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में उसको सेट किया था न्यूलैंड ने। आगे देखो भी 86 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपको बताया गया भी 10 विद्यार्थियों के समूह द्वारा एक परीक्षा में से 20 में से प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं और आंकड़ों का बहुलक आपको ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है और उसमें आपको बहुलक पूछा गया है तो जिसकी ज्यादा बारंबारता है वही आपका बहुलक हो जाएगा। अब इसमें 19 देखो कितनी बार आया, तो 19 तो एक ही बार आया, तो 19 एक बार आ रहा है। 16 देखो कितनी बार आ रहा है, तो 16 है वो भी एक बार आ रहा है। और इसमें 18 देखो कितनी बार आ रहा है, तो 18 है वो भी एक बार आ रहा है। और 15 देखो 1 2 और 3, तो 15 की बारंबारता है वो सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे बहुलक आपका क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 87 नंबर क्वेश्चन है। अस्पताल अपशिष्ट के निपटान की सर्वोत्तम विधि क्या है। तो अस्पताल अपशिष्ट के निपटान की सर्वोत्तम विधि होती है रुई से धातुओं को अलग करना और उसको क्या कर दो, रोगाणु रहित कर दो। अगर
ये मान लो भी अस्पताल के अंदर है वो कोई उपकरण है, वो धातु का बना हुआ है और वो उपकरण है वो आप क्या है उसको दोबारा से काम में ले सकते हैं, तो आप क्या करोगे उस धातु को या फिर उस उपकरण को क्या करोगे आप हाथ में लोगे या फिर ये मान लो भी रुई से उसको क्या करोगे अलग करोगे और अलग करने के बाद में उसको क्या करोगे रोगाणु रहित कर दोगे और उसके बाद में उसको दोबारा से आप यूज कर सकते हैं। अगर इससे आप क्या है अस्पताल का जो अपशिष्ट है उससे क्या है निपटान कर सकते हैं, ये आपकी सर्वोत्तम विधि हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 88 नंबर क्वेश्चन। अब इसने बोला भी श्री राव ने एक कार है वो 1,64,000 में बेची और जिसमें से 20% की हानि हुई। अब 20% को फ्रैक्शन में चेंज करो, बी एकम बी 5 100, तो यहाँ पे 1/5। नीचे वाला हमेशा किसको दर्शाता है, कॉस्ट प्राइस को दर्शाता है। ऊपर वाला अगर हानि हुई है तो हानि को दर्शाएगा, अगर लाभ हुआ तो लाभ को दर्शाएगा। तो यहाँ पे लॉस हुआ है तो 1 का लॉस, कहने का मतलब 5 क्रय मूल्य था यानी कॉस्ट प्राइस था, 1 का लॉस हो गया और इसमें आपका विक्रय मूल्य कितना हो गया, फिर विक्रय मूल्य आपका 4 रुपये हो गया। अब इसमें विक्रय मूल्य दे रखा है 1,64,000 में बेची है तो 4 बराबर कितना, 4 की वैल्यू दे रखी है 1,64,000 रुपये। अब 4 एकम 4 और 4 चौके 16, 4 एकम 4 यानी 41,000, यानी 1 का मान है वो आपके पास में कितना आ गया 41,000 आ गया। अब क्रय मूल्य बताना है तो क्रय मूल्य हमारे अनुसार कितना है 5 रुपये है, तो 5 से गुणा कर दो भी, तो 0 0 0 5 एकम 5 और 500 के 20 तो 2,05,000 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 89 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उच्चतम न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है, तो वो आर्टिकल 143 करता है। भी आर्टिकल 143 है वो उच्चतम न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है, तो यहाँ पे आपका 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा 143। नेक्स्ट देखो भी नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 2 संख्याओं का अनुपात है वो 5:3 है और इन 2 संख्याओं का अंतर है वो आपके पास में 34 है। तो इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। देखो भी 2 संख्याओं का अनुपात 5:3 है और इन दोनों का अंतर आपको 34 दे रखा है, तो हमारे अनुसार उसका अंतर कितना है, हमारे अनुसार तो उसका अंतर 2 ही है। भी मैंने वो संख्या मान ली, एक तो 5 और एक 3 है, तो इसका अंतर हमारे अनुसार तो 2 है, लेकिन उसने दे रखा है 34, तो 2 बराबर 34 तो 1 बराबर कितना हो गया 17। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटा अनुपात 3 है, तो 17 तो 51, तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या वो 51, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट। आगे देखो भी नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी एक व्यक्ति 375 मीटर की सड़क को 75 सेकंड में पार करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर पर घंटा में बतानी है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी आपके पास में क्या है 375 है और समय आपके पास में कितना है 75 है। अब ये तो आपके पास में चाल होगी मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि आपके दूरी है वो भी मीटर में है और समय वो सेकंड में है, तो ये मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो 18/5 से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको गुणा करना पड़ेगा। 18/5 से गुणा कर दो तो इसको आप 25 से काट दो, 25 × 75 होता है और 25 से कम 25 बच गया आपके पास में 5 और 12, 5 और 7 12 और 125, 25 5 125, तो ये 15 बार कट गया, तो 3 एकम 3, 3 6 18 और 5 एकम 5, 5 3 15, 6 3 18, तो यहाँ पे 18 किलोमीटर पर घंटा आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी 92 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला है भी एक बाइक के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई और पुनः इसमें 8% की वृद्धि की गई और बाइक के मूल्य में हुई निवल प्रतिशत की वृद्धि आपको ज्ञात करनी है। तो फ्रैक्शन को जो प्रतिशत है उसको फ्रैक्शन में चेंज करो 1/10, 8% को फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा 2/25, 4 2 8 और 25 का 100। तो यहाँ पे पहले क्या है 10 रुपये था मूल्य और 1 की वृद्धि होगी तो 11 हो गया। फिर क्या है 25 रुपये मूल्य था दूसरी कंडीशन में और उसके बाद में 2 की वृद्धि हो गई तो ये कितना हो गया 27 हो गया। अब इसको 250 हो जाएगा, आपस में गुणा करवाएंगे तो 27 से कम 27 और 27 से कम 27 और 2 कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 27 और 2 29 यानी 297। अब देखो भाई पहले तो मूल्य था 250 और उसके बाद में मूल्य कितना हो गया 297 हो गया, 297 हो गया तो कितने की वृद्धि होगी, तो ये 7 और 4 47 की वृद्धि होगी। कितने के ऊपर वृद्धि होगी, तो ये 250 के ऊपर वृद्धि हुई है इंटू 100, तो यहाँ पे 25 से काट दो, 25 से काटोगे तो 25 से कम 25 और 25 चौके 100, 4 से गुणा कर दो, 4 7 28, 4 चौके 16, 16 और 2 कितने होते हैं 18 होते हैं। और यहाँ पे नीचे क्या 10 है तो 1 के बाद में पॉइंट लगाना आपको, तो यहाँ पे 18.8 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने 93 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया भी एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल है वो 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई उसकी आधार की त्रिज्या से दोगुनी है, तो बेलन का आयतन आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। बेलन का आधार एक क्या सर्कल होता है भी, इस प्रकार से, ये देखो भी इस प्रकार से आपका ये बेलन होता है इस प्रकार से। तो आपको इसका एक क्षेत्रफल, आधार का एक क्षेत्रफल दे रखा है, यानी ये जो आपका सर्कल है ना इसका आधार होता है और इसका क्षेत्रफल दे रखा है। तो कहने का मतलब पाई आर स्क्वायर का मान आपको कितना दे रखा है, 3850 दे रखा है, 3850 दे रखा है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 22 अपो जो 7 नीचे आएगा वो इंटू में चला जाएगा। तो यहाँ पे 22 से कम 22 और ये कट जाएगा आपका 22 से कम 22, बच गया कितना भी, तो ये 8 और 8 16 165 हो गया। तो 165 हो गया, तो 22 पांजे 22 आठे कितने होते हैं अभी, 22 आठे हैं वो 8 2 16, 8 2 16 और 176 होता है। और ये 22 साते, 22 साता कितना होता है अभी, 22 साता है वो आपका 7 2 14, 7 2 14 और 1 15 154 होता है। तो 165 में से 154 जाएगा तो ये आपके पास में 1 और ये बच जाएगा 110, 22 पांजे 110 होते हैं तो 175। तो यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर में आपके पास में कितना आ गया, 175 इंटू 7, 175 को 7 से गुणा कर दो, 7 5 35, 3 7 7 49, 49 50 51 और 52, यानी 49 और 3 52, बच गया 5 और ये हो जाए 7 एकम 7 और 5 12, 1225 हो गया आर स्क्वायर बराबर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा अभी, तो 1225 है वो 35 की स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे आर बराबर 35, तो आपके पास में आर यानी इसकी त्रिज्या कितनी आ गई, 35 आ गई। अब इसने बोला है भी इसकी ऊंचाई है वो इसकी त्रिज्या की दुगनी है, तो उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। भी त्रिज्या आपके पास में 35 है तो ऊंचाई उसकी 70 हो जाएगी। तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है, तो बेलन का फॉर्मूला, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है अभी, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब पाई का मान कितना है 22/7 और इंटू आर का मान आपके पास में कितना है 35 इंटू 35 और यहाँ पे आपके पास में एच का मान कितना है 70। तो यहाँ पे 7 एकम 7, 7 5 35, 22 5 110 होता है और उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करवाओ 0 7 5 35, 7 या 21, 21 और 2 21 और 3 कितने होते हैं अभी 24, तो यहाँ पे 2450। अब 2450 के अंदर है वो 1100, 2450 के अंदर है वो आप 110 का गुणा कर दो भी, 110 से गुणा करवा दो, तो यहाँ पे गुणा करवाओगे तो 0 0 0 और 0 और उसके बाद में 0 5 4 2 और फिर 0 5 4 और 2, उसके बाद में 0 0 5 5 और 4 9, 4 2 6 और 2, यानी 26 इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो यहाँ पे 2,69,500। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 94 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो 15 और 15 प्लस को क्या करेगा ये गुणा 3, माइनस को क्या लिख रहा है ये भाग 5, भाग को क्या लिख रहा है ये -7 और गुणा को क्या लिखेगा, तो गुणा को लिखेगा +6। बराबर बताना आपको क्या आएगा। तो यहाँ पे कोई संख्या कट रही है क्या, कोई संख्या है वो कट रही है क्या, यहाँ पे इसके भाग में चला जाएगा ये 5, ये 5 है वो इसके भाग में चला जाएगा, तो ये 5 इसको काट देगा, 5 या 15 3 या 9, तो 9 माइनस में 7 और प्लस का 6, तो यहाँ पे 9 और 6 15, 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा, तो आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी 95 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यदि किसी चालक से प्रवाहित धारा की दिशा, यदि कोई चालक है उससे प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है वो 0 है, तो चालक पर लगने वाला बल कितना होगा। अब ये देखो भी, ये आपके पास में इस प्रकार से होता है 1/2 ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा, ए क्या होता है, ए होता है एरिया जो कि आपकी कुंडली है या फिर कोई भी चालक तार है उसने जो घेर रखा है। बी होता है चुंबकीय क्षेत्र और साइन थीटा का मतलब होता है ए और बी के बीच में जो लगने वाला कोण है, बनने वाला जो कोण है वो होता है साइन थीटा। अब ये ए और बी है उसके बीच में 0 का कोण बन रहा है, तो साइन 0 डिग्री के ऊपर मान क्या होता है, साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है। तो साइन 0 का मान 0 होता है, तो यहाँ पे अगर 0 के साथ में किसी भी संख्या का गुणा कर दो, क्षेत्रफल एरिया आपके पास में अगर 500 है 600 है 700 800 900 कितना भी हो, लेकिन वो अगर आप 0 के साथ में गुणा कर रहे हैं तो वहां पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो आपका यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 96 नंबर क्वेश्चन। अब 96 नंबर क्वेश्चन के अंदर है वो आप क्या कर लो, इसका एलसीएम ले लो भी।
इसका मैं सभी का एलसीएम लेता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास में 1 प्लस में साइन थीटा, एक तो एलसीएम मेरे पास में ये आ गया, एक आ गया कोस थीटा, और दूसरा मेरे पास में आ गया 1 माइनस में साइन थीटा आ गया। अब यहाँ पे 2 है और इसको गुणा करवाएंगे तो यहाँ पे ये देखो भी 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा है, यानी एक बार तो a प्लस बी और a माइनस बी को मैं क्या लिखूंगा, a प्लस बी और a माइनस बी को क्या लिखूंगा, तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर लिखूंगा। तो यहाँ पे इसको तो इस प्रकार से लिख दे, तो एक का स्क्वायर लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आपका कोस थीटा का कोस थीटा लिख दो डायरेक्ट, कोस थीटा ये इसके मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, और बीच में निशान किसका है, अभी माइनस का है, तो यहाँ पे निशान माइनस का आ जाएगा। अब देखो भी साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, कोस थीटा का गुणा करवाओगे कोस स्क्वायर थीटा के साथ में, तो ये कोस की क्यूब थीटा बन जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस में साइन थीटा है वो इसके गुणा के अंदर है, उसके बाद में प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगा दो, और कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो भी 1 माइनस साइन थीटा यहाँ पे है और 1 प्लस साइन थीटा यहाँ पे है, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं, साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं, और उसके बाद में इसके गुणा में लिख दूं 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस में साइन थीटा इसके गुणा में लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आगे देखो भी यहाँ पे आगे इसमें अपन करेंगे, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कोस के थीटा, यहाँ पे क्या है कोस थीटा है, और यहाँ पे भी क्या है कोस थीटा है, तो कोस के थीटा बन जाएगा, ये कोस के थीटा बन जाएगा, और इधर क्या बनेगा आपके पास में, तो 1 प्लस साइन थीटा है वो जो का त्यों आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो भी आगे, अब यहाँ पे एक आपको पता है एक स्रोत समीकरण होती है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये देखो एक स्रोत समीकरण होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे अगर आप कोस स्क्वायर थीटा बराबर करना चाहो, यानी कोस स्क्वायर थीटा बराबर करना चाहो, तो ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये बन जाता है कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाता है, साइन स्क्वायर थीटा बन जाता है, जो कि आपको दे रखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह में कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 2 और इसको को ये पूरा का पूरा, यानी ये इतना बन गया आपका कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा का कोस थीटा के साथ में गुणा करवाओगे तो ये बन जाएगा कोस की क्यूब थीटा, कोस की क्यूब थीटा बन जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पे निशान है माइनस का। अब ये कोस की क्यूब थीटा है, और यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, पहले 1 के साथ में गुणा करवाओगे तो ये हो जाएगा कोस की क्यूब थीटा, और फिर माइनस का कोस की क्यूब थीटा का माइनस के साइन थीटा के साथ में गुणा करवाओगे तो ये प्लस का ये हो जाएगा कोस की क्यूब थीटा, और यहाँ पे डॉट साइन थीटा आ जाएगा, और उसके बाद में बीच में निशान किसका है, प्लस का है, और ये 1 माइनस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और कोस स्क्वायर थीटा का 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा के साथ में गुणा करवा दो भी, यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा के साथ में गुणा करवा दो इसका, तो ये बन गया कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या बन गया कोस स्क्वायर थीटा बन गया, इसका इस 1 के साथ में गुणा करवाओगे तो ये आपके पास में हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और फिर प्लस का आपके पास में आ जाएगा प्लस का ये आपके पास में क्या बन जाएगा अभी, यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा कैसे आ गया अभी, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे कैसे आ गया, कहीं पे गड़बड़ी कर दी क्या अपन ने, दोबारा से देखो भी इसको। अब 1 स्क्वायर यहाँ पे आपने ये बनाया था प्लस का निशान ये वाला है, ये ठीक है, ये वाला प्लस का निशान ये रहा। अब इसमें कोस से कोस कट गया, कोस से कोस कट गया, अब ये स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे आपका डायरेक्ट आएगा साइन थीटा, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट है वो साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका डायरेक्ट है वो साइन थीटा आ जाएगा अभी यहाँ पे, तो डायरेक्ट साइन थीटा लिख दो, साइन थीटा आ जाएगा। अब इसका तो कोस स्क्वायर थीटा बन गया, अब इसका 1 के साथ में गुणा करवाओगे तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और फिर इसके साथ में गुणा करवाओगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा,
और साइन थीटा, ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। और यहाँ पे ये क्या है, माइनस का निशान है, और उसके बाद में ये आपका कोस के थीटा है, इसका एक के साथ में गुणा करोगे तो माइनस का ये हो जाएगा कोस के थीटा, और डॉट प्लस का निशान बीच में आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस ही होगा भाई, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कोस के थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा। और अपोन में आपका क्या आ जाएगा भाई, अपोन में आपके पास में आ जाएगा एक प्लस साइन थीटा और एक माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा एक प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी एक माइनस साइन थीटा होगा, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर आपके पास में क्या है, ये है कोस थीटा। अब एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस के थीटा होता है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे कोस के थीटा लिखता हूँ, डायरेक्ट क्या लिखूँ, कोस के थीटा, और कोस थीटा के साथ में गुणा होगा तो कोस की क्यूब बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, कोस की क्यूब बन जाएगा, तो यहाँ पे कोस की क्यूब लिख दूँ डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, कोस की क्यूब थीटा बन जाएगा। यानी एक प्लस साइन थीटा और एक माइनस साइन थीटा, तो ये बन गया एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया। अब एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा है वो होता है कोस के थीटा, और कोस के थीटा का कोस थीटा के साथ में गुणा होगा तो कोस की क्यूब थीटा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ऊपर चलो भी, अब यहाँ पे इसके अंदर जो कट रहा है उसको काट दो भी, ये देखो यहाँ पे ये प्लस का, ये यहाँ पे कौन कौन सा कट रहा है अभी, ये प्लस का कोस थीटा है, ये क्या है, प्लस का कोस थीटा है, यहाँ पे ये प्लस का कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन थीटा, तो ये कैंसिल हो गया अभी, और ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस का है और ये माइनस का, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो आपके पास में कॉमन क्या आ गया, आपके पास में कॉमन आ गया, क्योंकि कोस की क्यूब थीटा यहाँ पे है और कोस की क्यूब थीटा यहाँ पे है, तो इसमें कोस की क्यूब थीटा है वो आपके पास में कॉमन आ गया, बच गया 2, यहाँ पे एक बच गया माइनस में। अब कोस की क्यूब थीटा से कोस का क्यूब कैंसिल हो गया, और आपके पास में बच गया क्या, तो इसमें एक बच गया, यहाँ पे क्या आ गया एक, और ये आपका ज्यों का त्यों लिख दो भी, ये है वो प्लस में कोस का क्यूब थीटा कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आपका आ गया साइन थीटा आ गया, और नीचे आपका क्या चल रहा है, नीचे आपका चल रहा है कोस की क्यूब थीटा, तो कोस की क्यूब थीटा से कोस की क्यूब थीटा कैंसिल हो गया, 2 में से एक जाएगा तो एक बचेगा, 2 में से एक जाएगा तो एक बचेगा, एक प्लस में साइन थीटा, एक प्लस में साइन थीटा है वो आपका क्या आ जाएगा, इसमें आंसर आ जाएगा, जो कि आपका 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी अगला क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला गया भारत में पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में 1966 से 1969 की अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं आई थी। यानी पंचवर्षीय योजना है वो 1951 से और ये चली थी पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो 1956 से और 1961 तक चली थी, और तीसरी पंचवर्षीय योजना है वो 1961 से और 1966 तक चली थी, और उसके बाद में 1966, 67 और 1966 तक चली थी, फिर 67, 68 और 69, यानी 1966 से लेकर के 1969 तक, 1966 से लेकर के 66 से, यानी इसमें आ जाएगा आपका 67, 68 और 69, ये आपकी क्या है 3 वार्षिक योजनाएं हैं, 3 वार्षिक योजनाएं चली है, जो कि आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, बुंदेलखंड और बघेलखंड भारत के किस भौतिक विशेषता का हिस्सा है, तो ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। बुंदेलखंड और बघेलखंड है वो भारत के किस भौतिक विशेषता का हिस्सा है, तो वो बघेलखंड हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 99 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पोटेशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट के बीच अभिक्रिया होने पर अवक्षेप के रूप में कौन सा पदार्थ बनता है, तो वो बेरियम सल्फेट बनेगा भी। बेरियम सल्फेट अवक्षेप का मतलब क्या होता है, ये पानी में घुलनशील नहीं है, BaSO4 बेरियम सल्फेट होता है, और पोटेशियम सल्फेट होता है K2SO4, K2, ये इस प्रकार से अभिक्रिया होगी भी, इसमें द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया K2SO4 और प्लस में बेरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक है, और इसकी अभिक्रिया होगी तो ये बन जाएगा KCl प्लस में आपका बन जाएगा BaSO4 बन जाएगा। यहाँ पे अभिक्रिया कौन सी है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है।
अब इसमें कौन सा अवक्षेप के रूप में होता है, यानी पानी में घुलनशील नहीं है, एक प्रकार से अविलेय है, ठोस है, तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट, क्योंकि बेरियम की जो आयनिक क्षमता है, बेरियम सल्फेट की जो आयनिक क्षमता है वो बहुत ज्यादा है, जो कि पानी है वो उस आयनिक क्षमता को, उस आयनिक बंध को क्या है, तोड़ नहीं पाता, जिसके कारण बेरियम सल्फेट है वो अविलेय है, पानी के अंदर ये अवक्षेप है और ये तली के अंदर है वो जम जाता है। तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने 100 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें आपको बोला गया है भी निम्न में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, तो वो है आपका कच्छ, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, तो वो आपका कच्छ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और सोल्व किया है। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, भी आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा अभी, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार क्लास को शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी वो हमारी क्लास है वो 28 सितंबर 2022 को तीसरी पारी में जो पेपर हुआ था उस पेपर को अपन नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।